रुपया भी सस्ता हो रहा है, डॉलर भी महंगा हो रहा है, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही हैं। पक्का वाला इस्तेहकाम लग रहा है मुझे। इस्तेहकाम से मतलब ये है कि जो गुर्बत थी वो गुर्बत है, जो महंगाई थी वो महंगाई है। ये इस्तेहकाम काफ़ी नहीं है। आपको नई नौकरियां पैदा करनी है, जिसका मतलब है कि आपको माशी तरक्की या ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, वो नहीं हो रही। चीनी की मिलें चलाने वाले लोग हैं, उनकी अक्सरियत तो पार्लियामेंट के अंदर होती है और काबीना में भी कुछ ना कुछ लोग मौजूद होते हैं। हर दफ़ा ये हो कैसे जाता है? वो तो सबसे ज़्यादा समझ बूझ रखने वाले लोग तो वहीं बैठे होते हैं। हुकूमत क्या क्या चीज़ें करे, चीनी की कीमत बढ़वाए, गंदम की कीमत बढ़वाए, गैस और बिजली की कीमत बढ़ाए, टैक्स रेट्स बढ़ाए। अब ये काम कर रही है जिससे इस्तेहकाम आ रहा है। जो रिलीफ आवाम को देनी होती है वो काम नहीं। अभी भी क्या ये फर्टिलाइज़र कंपनीज को उसी कीमत में गैस मिल रही है? एक दो कंपनियों की कीमत बढ़ाई है कि फर्टिलाइजर कंपनियों की गैस आज भी सस्ती है। तो इस दफ़ा का इस्तेहकाम जो है वो भी आया है जाने के लिए या ये रह जाएगा? इस वक्त जो सियासी हुकूमत है, इसको जितना फौज का सपोर्ट है, इतना तो शायद इमरान खान साहब को भी नहीं था अपने बेस्ट डेज के अंदर। ये आप तनकीद इसलिए करते हैं कि अब आप हैं नहीं नून लीग के बिल्कुल, शरीफ खानदान का हर फर्द जो है वो लाहौर से अपनी सीट जीता है। ये मैं कह देता हूँ। चलिए, सर्कुलर डेट का क्या हल निकालेंगे सर? और आपको हल बता दूं कि क्या है कि आपकी बिजली के बिल में 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट आप लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो इसका हल है। ये जो बिजली के मंसूबे लगे थे सर भाई, क्या ये भी बदनीयती पर लगे थे या ये मजबूरी थी? आपने पंजाब के अंदर 10-12 साल से 15 साल से एनर्जी स्टाफ करा, तो आप देखेंगे कि पंजाब के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तकरीबन अब बेचारे सबकी अपनी टेक्सटाइलें हैं और दीगर मिलें, लेकिन वो सब अब प्रॉपर्टी का काम करते हैं क्योंकि उसमें गैस नहीं चाहिए होती। प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि शहबाज साहब जो हैं वो इनकी सोशलिस्ट माइंडसेट है और डार साहब की एकदम स्टेटिस्ट माइंडसेट है। मैं श्रीलंका गया, उधर जब डिफ़ॉल्ट हो गए थे उसके बाद गया, तो वो तो दोबारा से उठ रहे हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त आगे बढ़ रहे हैं। हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे ऑलरेडी स्कूल में नहीं हो। उस मुल्क में अगर 80 लाख बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम कैसे 4 साल बाद उसको स्कूल में डालना होगा ना, कैसे डालना? डॉलर की जो कीमत है इस वक्त, एक्चुअल यही कीमत होनी चाहिए या ये मसनूई कीमत है? मुझे इतना पता है, इतनी इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी कि किसी को नहीं पता। बिलावल को आप कब देख रहे हैं वज़ीर आज़म? मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरी काम है वो ये नहीं करना। इमरान खान जेल से कब बाहर आ जाएंगे? पाकिस्तान में जो है ना, वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, दुनिया में नहीं लगती। कभी के दिन बड़े, कभी की रात बड़े। अस्सलाम वालेकुम, पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 2 मरतबा वफाकी वज़ीर रहे हैं, PhD डॉक्टर हैं और आपने पॉलिटिकल इकोनॉमी में PhD किया हुआ है और बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं मुल्क के हालात पर। ज़्यादा तारुफ क्या कराऊं, मैं नाम ले लेता हूं, जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मसूद भाई। डॉक्टर साहब, कोई केसेस वेसेस अभी हैं आपके ऊपर या ख़त्म हो गए? नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। थे ना? वो खान साहब के ज़माने के थे, अब कोई नहीं। अब नहीं। तो कैसे बचे में आप इतने खुल के बात करते हैं? शब्बर भाई पर तो हो गया, वापस भी हो गया, आप भी इसी तरह खुल के बात करते हैं, तो आप बचे हुए कैसे हैं अभी तक? नहीं मेरे ख्याल से अब खैर शब्बर भाई भी अपना हक इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू करने का, जो कि हम सबको इस माशरे में है, इस मुल्क में है और होना चाहिए। मैं भी करता हूँ और कल भी आपने देखा है कि कल परसों मैंने एक कॉलम भी लिखा है जी। ठीक है, किसी को कोई बात पसंद आती है, किसी को नहीं आती, लेकिन इंसान को अपनी बात करनी चाहिए। नहीं, करनी तो चाहिए, मगर बच जाना आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल तो मैं आपकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ। ये इस वक्त जो इस्तेहकाम की बातें हैं, तो इस्तेहकाम तो 2 तरह से नज़र आ रहा है। एक तो इस्तेहकाम नज़र आ रहा है कि सरकारी लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ जाएँ, मराद भी बढ़ जाएँ, उधर ये वाला इस्तेहकाम है। प्राइवेट सेक्टर में दूसरा इस्तेहकाम है, रुपया भी सस्ता हो रहा है, डॉलर भी महंगा हो रहा है, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही हैं। तो ये पक्का वाला इस्तेहकाम लग रहा है मुझे। देखिए, 2 किस्म के इस्तेहकाम की मुल्क को ज़रूरत होती है, एक माशी इस्तेहकाम की और एक सियासी इस्तेहकाम की। जहाँ तक माशी इस्तेहकाम है तो वो इस तरह पाकिस्तान में ज़रूर इस्तेहकाम है कि पहले जो 2-4 साल पहले, और ख़ास तौर पर जब डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे और IMF से हमारी एक तनाज़ा चल रहा था, तो हमको लगता था कि अब गया, कल गया, आज गया, डॉलर बढ़ रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है डॉलर को।
तो वो मसाइल ख़त्म हो गए, महंगाई जो 38% माहाना पहुंच गई थी वो सब ख़त्म हो गए। और आज अल्लाह की मेहरबानी से कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं है दूर दूर तक कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। तो ये एक बात तो हमको पहले माननी चाहिए। ये तो हमने उसी वक्त मान ली थी जब आप वजीर ख़जाना नहीं, थे। लेकिन उसके बाद फिर ख़राब कर दी थी ना हालात। मगर उस वक्त तो आपने ठीक कर दिया ठीक था है, ना? लेकिन फिर ख़राब हो गया, फिर ठीक हो फिर गया। कैसे क्यों ख़राब हुआ था? वो तो जब डार साहब की एक पॉलिसी थी IMF से कन्फ्रंटेशन की, उससे हुआ था। खैर उसको छोड़ दें, इस वक्त ठीक है। दूसरा ये कि आपने जब से हिंदुस्तान से जंग जीती है, दीगर चीज़ें हुई हैं, अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात हो गए, सऊदी अरब से आपने डिफेंस पैक्ट किया, तो एक न सिर्फ कि आपकी इस्तेकाम है, लेकिन आपको ये इंश्योरेंस भी लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा मसला होता है तो हमारे दुनिया में आज इतने दोस्त हैं जिनकी कुछ हम स्ट्रेटेजिक हेल्प भी करते हैं, सऊदी अरब मिसाल के तौर पे, तो वो हमको बुराई से रोकेंगे या मतलब बुराई की तरफ गिरने से या पस्ती की तरफ जाने से रोक सकेंगे। तो माशी तौर पर हमारे यहाँ एक इस्तेकाम है, लेकिन इस्तेकाम से मतलब ये है कि जो गुर्बत थी वो गुर्बत है, जो महंगाई थी वो महंगाई है। और क्योंकि हर साल आपके 20-30 लाख बच्चे लेबर फोर्स में आते हैं, 30 लाख तक बच्चे लेबर फोर्स में आते हैं, तो उनको नौकरी देने के लिए इस्तेकाम काफ़ी नहीं है। आपको नई नौकरियां पैदा करनी है, जिसका मतलब है कि आपको माशी तरक्की या ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। वो नहीं हो रही, और वो नहीं हो रही उसकी वजह से हर साल जो है वो आप गरीब लोगों की, जो लोग गुर्बत के नीचे रहते हैं उनकी, उसमें भी इजाफा कर रहे हैं, और जो बेरोज़गार है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। उसकी वजह से सियासी इस्तेकाम नहीं हो पा रहा कि जो आपको ज़रूरी है माशी ग्रोथ के लिए। तो वो एक साइकिल है। तो हुकूमत का बयानिया इसीलिए नहीं बिकता है क्योंकि 3 साल से आप लोगों को गरीब कर रहे हैं। तो अगर आप इस्तेकाम लाने के लिए आपने लोगों की गुर्बत कर दी, मतलब ये है कि इस्तेकाम इस तरह आया है कि आप बोलें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस्तेकाम इस तरह आया है कि भाई आप चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि आप इंपोर्टेड चीज़ें ख़रीद ही नहीं सकते, इस्तेकाम इसलिए आया है कि आपका मतलब नई फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, नए रोज़गार के मौक़े पैदा नहीं हो रहे, कोई डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हुकूमत जो है वो इतना टैक्स ले लेती है कि लोग तो गरीब हो गए, इनका न्यूट्रिशन गिर गया, इनकी स्टंटिंग बढ़ गई, इनके भूख बढ़ गई, लेकिन आप अपने टैक्स लेकर हुकूमत के अखराजात पूरे कर रहे हैं। तो ये एक इस्तेकाम ऐसा है कि जो कि 1% का इस्तेकाम, वो जो आप कहते हैं 1%। वही 1% रिपब्लिक है ना, कि वही मतलब आपने वो चीज़ें की है। मिसाल के तौर पे एक चीनी की जो बेस्ट एग्जांपल है कि आपने एक दिन के अंदर अंदर चीनी की पॉलिसी को चेंज किया। एक मुसद्दिक मलिक पहले थे चेयरमैन प्राइस मॉनिटरिंग और एक्सपोर्ट कमेटी की, उनको हटाया, किसी और को लगाया, और उसी दिन आपने इजाज़त दी, एक साथ डार साहब को लगाया ना, और 5 लाख टन की इजाज़त दी, और आपने एक्सपोर्ट किया, और चीनी की कीमत 130-140 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी। अब चीनी की कीमत में इस्तेकाम तो है ना, 200 रुपये में इस्तेकाम हो गई। मगर ये मुझे याद पड़ता है जब इमरान खान दौर में हुआ था, तो यही लोग जो इस वक्त हुकूमत में, वो अपोजिशन में थे, वो कहते थे अगर चीनी पर यही गोरख धंधा हो तो वज़ीर आज़म चोर है। जी, वो कहते थे कि अगर चीनी महंगी हो जाए तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। ये हमारे मुल्क में जो है एक लिहाज से देखा जाए तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि, और ये खान साहब ने बहुत तेज़ी से किया था, 90 की दिहाई में मुस्लिम लीग वाले भी करते थे, IGI वगैरह के अंदर, और इमरान खान ने तो फिर अपने अलावा हर आदमी को चोर बोला, मतलब जो भी उनकी पार्टी में नहीं है वो चोर है। और तो अब ये एक दूसरे को चोर बोलते हैं, लेकिन सच्ची बात ये कि खान साहब ने भी वही किया था जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि आपने चीनी की बरामद करवाई चीनी को, और चीनी की कीमत बढ़ा दी, और इतनी बरामद करवाई कि चीनी की कीमत बढ़ जाए। ये नहीं था कि सिर्फ आपने थोड़ी सी बरामद कर दी कि आपको लग रहा है एक्स्ट्रा, तो आपने इतनी बरामद करवाई कि चीनी। उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी भी कराई थी ना जी, एक कमीशन बनाया था, उसकी फाइंडिंग्स भी सामने आई थी, और फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने इनसे तो थोड़ा आगे बढ़ के काम किया था। हाँ, मगर इंक्वायरी करवा के क्या कर लिया, और ये भी इंक्वायरी करवा देंगे, कमेटी बना देंगे। इंक्वायरी कराने के बाद सबके नाम आए, फिर वो फारिग हो गए। तो वो तो अभी भी इंक्वायरी रिपोर्ट तो पड़ी है ना आपके पास, तो वो तो इस हुकूमत का काम है ना। बस तो ठीक है, वो हुकूमत क्या क्या चीज़ें करे, चीनी की कीमत बढ़वाए, आटे गंदम की कीमत बढ़वाए, गैस और बिजली की कीमत बढ़ाए, टैक्स रेट्स बढ़ाए। अब ये काम कर रही है जिससे इस्तेकाम आ रहा है, जो रिलीफ आवाम को देनी होती है वो काम नहीं कर। अच्छा, ये जो चीनी वाला मामला है, तो जितने चीनी की मिलें चलाने वाले लोग हैं उनकी अक्सरियत तो पार्लियामेंट के अंदर होती है, और काबीना में भी कुछ ना कुछ लोग मौजूद होते हैं।
तो हर दफ़ा ये हो कैसे जाता है? वो तो सबसे ज़्यादा समझ-बूझ रखने वाले लोग तो वहीं बैठे होते हैं। ये तो मतलब आपके ख्याल से क्या गलती कर रहे हैं ये लोग? गलती नहीं होती है। बिल्कुल गलती नहीं होती है, ये जानबूझ के किया जाता है। ये खान साहब के दौर में भी जानबूझ के किया जाता है, ये इस बार भी जानबूझ के किया गया है। जिन लोगों का चीनी का इंटरेस्ट है वो पॉलिसी के अंदर बैठते हैं, और जाहिर है कि आप जो है वो चीनी के मिल मालकान से बना के पॉलिसी पूछ रहे हैं, आप चीनी के सारिफ से कभी पॉलिसी पूछ के पॉलिसी बनाते हैं? तो वो तो खैर उसका रिकमेंडेशन डिफरेंट होगी। और ये तो इस बार तो मतलब नंगा वो काम किया है, मतलब खुला वो है कि हमने कीमत बढ़ानी है, हमने एक्सपोर्ट कर दी, ज़रूरत नहीं थी। आप थोड़ी सी एक्सपोर्ट कर ले भाई। देखें, एक तरीका होता है जी मंसूर भाई, और के खुर्रम दस्तगीर काफ़ी अरसे तक रहे हैं चेयरमैन, वो भी करते थे कि आपको इंडस्ट्री आके बोलती है यहाँ पे 1 मिलियन टन 10 लाख टन एक्स्ट्रा पड़ा है, हमको इजाज़त दें कि हम 10 लाख टन बेचें। तो आप बोलते हैं अच्छा ठीक है, यूँ करो 1 लाख टन बेच लो, ठीक है, हम देखते हैं कि कीमत में क्या होता है। इधर हम देखते हैं तुम्हें 1 लाख टन भी बहुत होता है, तो 1 लाख टन बेचो, हम उसके बाद देखते हैं। वो जब लाख टन आता है, आप देखते हैं कि प्राइस पे कीमत में फ़र्क नहीं है, आपने कहा अच्छा 1 लाख टन और बेच लो, या चलो 2 लाख टन बेच लो। तो आप टुकड़ों में इजाज़त देते हैं और आप इसको मॉनिटर करते हैं, और 3 लाख टन की आपने इजाज़त दी, देखिए 1 लाख का दिया, फिर लाख का दिया, फिर लाख का दिया, और अब आपको लग रहा है कि यार प्राइस बढ़ रही, तो आपने कहा अच्छा रुक जाओ यार, कुछ दिन रुक जाओ, महीना दिन 2 महीने रुक जाओ, बस इतनी सी बात होती है। और ये सब लोग तजुर्बेकार लोग होते हैं, इनको पता है कि यार इस तरह देनी चाहिए। तो पहले 1 लाख की दी गई थी, फिर 1.5 लाख की दी गई, और उसके बाद इससे पहले कि पूरी चीनी नई बने और हमें पता चले कि कितनी चीनी, हमने 5 लाख की दे दी इजाज़त। तो मतलब मतलब हो सकता है कि ये नादानी हो, हर दफ़ा हर दौर हुकूमत में नादानी इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। करते हैं, लेकिन नहीं, ये तो हाथ में कलम भी है। करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं, मेरा कलम है। तो कलम है, तो ये कैसे फिर एतबार करे आदमी के हमारे यहाँ वाकई करप्शन को लेकर कोई संजीदगी है? यानी मैं तो यही समझ रहा हूँ कि करप्शन ही है हमारे यहाँ। एक जो अनफॉर्चुनेट जो ये चीज़ होती है कि हम अपोजिशन के अंदर करप्शन निकालते हैं। जब भी जो भी हुकूमत आती है, खान साहब अपनी अपोजिशन में निकालते थे, ये अपनी अपोजिशन में निकालते हैं, लेकिन हम जो गलत चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं करते। तो अब ये जो चीज़ है, हम करप्शन को अक्सर ये मानते हैं कि भाई किसी पुलिस वाले ने आपसे 500 रुपये ले लिए तो वो करप्शन है, या हुकूमत ने कोई गलती कर दी, हुकूमत ने कोई महंगी चीज़ ख़रीद ली, वो करप्शन है या वगैरह। लेकिन ये जो पॉलिसी का जो 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 करप्शन होती है कि जिसके अंदर आपने जानबूझ के चीनी महंगी करवा दी, या वो मेरे ख़्याल से बहुत नुकसानदेह है मुल्क। और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पॉलिसी की गलती होती है जिसमें ज़रूरी नहीं है करप्शन हो। जैसे वीट के अंदर इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। पहले पंजाब हुकूमत ने वादा करा कि हम ख़रीदेंगे इतनी महंगी, और फिर नहीं ख़रीदी, तो फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ। फिर उस बार वादा इस बार नहीं किया, तो फार्मर्स ने आपके 50 रुपये किलो गंदम बेची है, आज गंदम जो है वो 100 रुपये किलो है, डबल हो गई प्राइस। तो बीच में मिडिल मैन को फ़ायदा हुआ, फार्मर को तो फ़ायदा नहीं हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें कोई करप्शन थी, लेकिन इसके अंदर बेवकूफ़ियाँ तो थी ना, इसके अंदर ना बेहिसी भी थी कि यार फार्मर मर रहेगा, क्या करेगा वो गंदम का किसान। नहीं, वो तो IMF ने कह दिया कि आपने सब्सिडी नहीं देनी है, तो आपने सब्सिडी नहीं दी, और आपको पता होना चाहिए था, पहले से फार्मर को बता देते, नहीं बताया आपने, ये गलती ज़रूर की, लेकिन इनके पास गुंजाइश ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या वाकई IMF से जब डील करते हैं, आपने IMF में काम भी किया, IMF के साथ डील भी किया, तो जब IMF से डील करते हैं तो हम वाकई इतने बेबस, इतने लाचार होते हैं, या हमारे पास कोई स्पेस होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। IMF नहीं चाहता था कि हम चीनी जो है वो इसको फिर इंपोर्ट करें। जो हमने महंगी इंपोर्ट करी है, TCP ने मार्केट से भी महंगी इंपोर्ट करी, और आज इतनी महंगी इंपोर्ट करी है कि उनसे बिक नहीं रही, तो ज़बरदस्ती बेच रहे हैं TCP, और कंपनियों को ज़बरदस्ती बेच रहे हैं महंगी चीनी, ठीक है, TCP करके। तो ये तो IMF इससे खुश नहीं था, लेकिन आपने करा। IMF ने आपसे कहा था कि ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाइए, कि भाई एक आदमी जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, उससे तो तुम टैक्स ले रहे हो, लेकिन एक आदमी 100 एकड़ की अराजी है तो हम उससे टैक्स नहीं ले रहे। तो इन्होंने कहा अच्छा हम जुलाई में करेंगे, नहीं करा, अच्छा जनवरी में कर देंगे, फिर उसको फिर से डिले कर दिया। ठीक है, तो आप तो वही मानते हैं ना, आप जो आपके मतलब की बात हो, जो आपके मतलब की बात हो वो नहीं मानते। जब IMF कहता है कि मिन हासिल कौम सेक्रीफाइस करें, तो आप बोलते हैं अच्छा आवाम से सेक्रीफाइस ले लेते हैं, 1% से नहीं लेंगे, हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये कहना कि IMF ने आपको गंदम के अंदर मिसाल के तौर पर, इस बार उन्होंने बात की कि यार हमको कोई स्ट्रेटेजिक स्टॉक चाहिए तो हम मार्केट इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे लेंगे। ये जो 3500 रुपये की बात कर रही हैं झूठ बात है, गलत बात है। इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस उस वक्त होगी। मगर आप इस बार भी पॉलिसी लाने से पहले आप जो थे वो बैंकेबल रसीट्स दे सकते थे, आप कुछ स्टोरेज की फैसिलिटीज़ कर सकते थे कि फार्मर आए और आपके पास एक स्टोरेज लगाए, वो मुकद्दम के पास वो एक रसीद ले ले, उससे वो जाके लोन ले सके, तो उसको उसी दिन बेचने की ज़रूरत ना पड़े, फार्मर फंसावा नहीं हो। देयर आर मैनी वेज विदाउट सब्सिडाइजिंग और विदाउट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, आप उसके अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू फार्मर्स को वो दे सकते थे प्रोटेक्शन, आपने नहीं दी। आज गंदम जो है वो 100 रुपये की है, कौमी इंटरनेशनल बाज़ार में 84 रुपये की है। लेकिन आज आप इंपोर्ट नहीं खोल रहे क्योंकि आज फार्मर के पास नहीं है, आज तो जी 1% के पास 1% के पास है। तो यानी ये बात क्लियर हो गई कि IMF हमें मजबूर नहीं करता बहुत सारी चीज़ों पे, और हम IMF की हर बात मानते भी नहीं है। नहीं, IMF आपको बहुत सारी चीज़ों पे, IMF आपको 100 चीज़ें कहते हैं, हाँ, मगर हम सब नहीं मानते उसका। 100 में तो कोई वो भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100 मानेंगे, वो बोलते हैं यार 80 तो मानो इसमें से। आप 80 वो छांट के मानते हैं जो आपके मतलब की हो, जो 20 आपके खिलाफ जा रही हैं वो नहीं मानते। एक और दूसरा कि मिसाल के तौर पे IMF की चीज़ मानने के लिए एक से ज़्यादा तरीक़ेकार होते हैं। मिसाल के तौर पे IMF कहती है कि यार बजट का खसारा नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो IMF की वाजबी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब बजट का खसारा कम करने के लिए 2-3 चीज़ें कर सकते हैं आप मज़ीद जो जिनसे टैक्स ले रहे हैं उनसे और टैक्स लगा सकते हैं, जो ये हुकूमत करती है। आप टैक्स नेट को वाइड कर सकते हैं, ये हुकूमत कोशिश कर रही है, नहीं नाकाम होती है। तीसरी चीज़ जो होती है कि यार आप अपने अखराजात कम कर दें। तो ये कोई खुदा न खास्ता कोई हदीस में थोड़ी आया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने अखराजात कम ना करे। आप क्यों नहीं कर सकते अखराजात? क्या मतलब होता है अखराजात कम करने का? क्या हर साल आपका बजट होता है वो आपका पिछले साल से बजट से ज़्यादा होता है, और इन्फ्लेशन 10% भी है। पिछले साल तो इन्फ्लेशन हुकूमत कह रही थी 6% है, तो आपका बजट 10% क्यों पड़ा है? आपने तो रियल ग्रोथ कर दी, आप नहीं करते, इतना बजट नहीं बढ़ाते। आप ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र को कंपनीज को सब्सिडीज दे रहे हैं, वो बंद नहीं हुई अभी। नहीं, फर्टिलाइज़र कंपनी को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहाना ये है कि आप खाद सस्ती देना चाहते हैं फार्मर को। भाई खाद सस्ती फार्मर को देनी है तो हर बैग के अंदर जो है 500 रुपये का कूपन रख दो। जब वो 4000 रुपये का बैग खरीदेगा तो उसको 500 रुपये मिल जाएंगे, और वो पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ बुन सकेगा कूपन। तो इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान की खाद स्मगल होके ईरान और अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जाती है तो उसको नहीं मिलेंगे। फिर आप ये कर दें कि यार एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 10 कूपन जो हैं वो हो सकते हैं, रिडीम हो सकते हैं। तो आप सिर्फ ये कि गरीब लोगों की सब्सिडी हो जाएगी, जिसके पास 1000 एकड़ है उसको आप सब्सिडी नहीं कर रहे क्योंकि 10 बैग पे ले सकता है 5000 रुपये। आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा ये नहीं करेंगे। हम जो फर्टिलाइज़र है, और हर फर्टिलाइज़र कंपनी वो होती है कि जिसके मालिक के पास अपना एक प्राइवेट जहाज़ होता है, ऐसे 2 जहाज़ होते हैं, क्योंकि एक जहाज़ कभी ख़राब हो जाता है तो दूसरा। ठीक, और यहाँ तो उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब मैं किसी से कहूँ या जितने लोग यहाँ पे भाई बैठे हैं कि यार हमने फार्मर को सब्सिडी देनी है तो क्या तरीका है, तो बोले यार खाद सस्ती कर दो। खाद सस्ती करने का क्या तरीका? आप बोलेंगे यार फार्मर को थोड़ा सस्ता कर दो, खाद के ऊपर टैक्स कम कर दो। कोई भी ये नहीं कहेगा कि फर्टिलाइजर कंपनी को आप जो गैस सस्ती दो, ये किसी के जहन में नहीं आएगा। ये हुकूमत तो पाकिस्तान के जहन में आया, तो हमारा कहाँ सोच जाती है यार। तो ये बड़ा स्कैंडल आया था सामने, तो इसका कुछ हल निकला? अभी भी क्या ये फर्टिलाइजर कंपनीज को उसी कीमत में गैस मिल रही है? 1-2 कंपनियों की कीमत बढ़ाई है कि फर्टिलाइज़र कंपनियों की गैस आज भी सस्ती है। अब गैस में एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि IMF ने आपको कहा, और कुछ वज़रा मान गए केयर टेकर के ज़माने में कुछ अभी, कि गैस महंगी कर दो इंडस्ट्री को जो कि अपनी बिजली खुद बनाते हैं। ठीक है। और उनकी ये सोच थी कि ये बिजली अगर की गैस महंगी कर देंगे तो हमसे बिजली ख़रीदना करेंगे, जो कि हम महंगी बिजली बेचते हैं, हुकूमत महंगी बिजली बेचती है। हम जैसे लोग इनको समझाते रहे कि कोई आपकी बिजली नहीं खरीदेगा, सब अपनी बिजली सस्ती बना सकते हैं, लोग घरों में बना लेते हैं, तो इंडस्ट्री वालों के पास तो बहुत ऑप्शन होते हैं। ठीक। हुआ ये कि इन्होंने गैस महंगी कर दी। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री को गैस देते थे 2200 रुपये की इंडस्ट्रियल गैस देते हैं और 3500 रुपये की LNG लेते हैं, उसको इन्होंने 4200 रुपये की कर दिया। अब वो 3500 रुपये की तो बिक रही थी,
अब 4200 रुपये की बहुत कम बिक रही है, लेकिन ये जो 4200 रुपये की या 3500 रुपये की बेच रहे हैं ना, इससे आपको ये फ़ायदा हो रहा था इन कंपनियों को, तो कंपनियां बहुत प्रॉफिट करने लगी। लेकिन जो डोमेस्टिक में घरेलू सार्फिन को 900 रुपये की बेचते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट जो है वो 1500 होती है, तो 600 की कॉम्पनसेशन हो जाती थी। अब वो कॉम्पनसेशन भी नहीं हो रही है, तो अब घरेलू सार्फिन की महंगी गैस भी आपको महंगी करनी पड़ेगी। तो ये पॉलिसी का और कॉम्पिटेंस का भी फुकदान है, और आई थिंक कि कुछ शायद वो काम की नीयत नहीं होती है कि जिससे मुल्क बेहतरी हो, वो काम की नीयत होती है जिससे इनका सियासी फ़ायदा हो। मैंने शुरू में इस्तेहकाम की बात की, तो ये इस्तेहकाम का आना और जाना, ये तो हम हर 5 साल में 1-2 मरतबा सुनते हैं जी। तो इस्तेहकाम आता है, फिर इस्तेहकाम चला जाता है, फिर इस्तेहकाम आता है, फिर इस्तेहकाम चला जाता है। तो इस दफ़ा का इस्तेहकाम जो है वो भी आया है जाने के लिए, या ये रह जाएगा? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान का फ्री में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोगों को गुर्बत ये तो लोन का इस्तेहकाम है ना? नहीं, पाकिस्तान के लोगों को गुर्बत में ढकेलते हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ाते हैं। अब जिसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट एग्रीगेट डिमांड, कि पूरी मईशत के अंदर जो खपत होती है उसको आप कम कर देते हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं होते कि वो चीज़ें ख़रीद सकें, तो उसके बाद आपका इस्तेहकाम आता है। तो इस्तेहकाम फ्री में नहीं आता, बहुत लोगों को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। इस्तेहकाम आता है जब आप 61% कंपनियों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, जो आज है, जिसकी वजह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान छोड़ के चले जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड कंपनी है, 20 साल से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, छोड़ के चले गई। जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट चले जाती है, जिस वजह से आपकी रफान मेज़ जो है कॉर्न डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेरिका की कंपनी थी, 30 साल से काम कर रही थी, वो छोड़ के चले जाती है। तो इस्तेहकाम गुल अहमद बंद कर देती है, गुल अहमद ने काफ़ी जगह बंद की, दीगर जगहों तो हुई। तो इस्तेहकाम बड़ी गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, दुनिया भर में इस्तेहकाम ऐसे ही आता है, कुर्बानी लेने के आता है। नहीं, एक तरीका यही है, ठीक है, जो दुनिया भर में, जहाँ पर भी, दुनिया भर में नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ 2 और चीज़ें हुई हैं। आपने शरह सूद 21% कर दिया, जिससे वही इसको आपने किस तरह सेक्रीफाइस करी, आपने बिजनेस को, नए बिजनेस को आपने ख़त्म कर दिया कि नया बिजनेस कोई करे नहीं। जब शरह सूद 21% हो गया, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तकलीफ में आए, नौकरियां कम हुई, एक तो ये हुआ। लेकिन दूसरा ये था कि इंटरनेशनल प्राइस तेल की कम हो गई, जो चीज़ $120-125 की थी वो आज $60-65 की मिल रही है। LNG जब मैं वज़ीर था तो $15 की थी, आज $8 से कम है। तो दुनिया में कीमतें जो है ना, कमोडिटी की कीमतें भी कम हुई हैं, गंदम की कीमत कम हुई है, चीनी की कीमत कम हुई है, कपास की कीमत कम हुई है। तो ये कीमतें जब कम हो गई तो जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसके लिए हमारे को जो पैसे देने थे वो भी कम हो गए। तो कुछ तो हमको बैरूनी फ़ायदा हुआ इस्तेहकाम से, और कुछ हमने अपने लोगों को मारा। तो उन दोनों वजह से इस्तेहकाम आया। और हमारे, लेकिन पाकिस्तान में एक बूम बस साइकिल होता है जी। और बूम बस साइकिल इसलिए होता है कि हम एक इस्लाह नहीं करते मईशत में, कि मईशत के अंदर अगर हम खसारे कम कर दें, अखराजात कम करके, तो फिर हम लोगों को टैक्स में छूट दे सकते हैं। हम वो नहीं कर रहे, तो ये लिहाजा ये होगा कि अभी हम थोड़े अरसे तक इस्तेहकाम में रहेंगे। अब इस बार तो हमको लगता है कि शायद बूम भी नहीं आएगा, वापस से फिर खुदा न खास्ता गैर इस्तेहकामी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? भाई, अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है दुनिया में, खुदा न खास्ता, और ये होती है ना चीज़ें, साइकिल ऊपर नीचे होती है, LNG महंगा हो जाता है, कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। यानी कुछ हमारे हाथ में नहीं है, इस इस्तेहकाम के बाद कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में, अगर आप अखराजात कम कर लेंगे तो हाथ में आ जाएगा। यानी हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है कि ऑयल प्राइसेस पर, कमोडिटी पर, और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, टैक्स रेट्स के ऊपर। टैक्स रेट्स कम करने के लिए आप वो कम करें, अखराजात वो नहीं कर रहे। इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए आप खसारे कम करें, वो नहीं कर रहे। आप जो मतलब, और सियासी स्टेबिलिटी में तो फिर पूरी लंबी बहस है ना। तो ये क्यों नहीं कर रहे? कर नहीं सकते या कर नहीं रहे? कर नहीं रहे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि देखिए, ये इस वक्त जो सियासी हुकूमत है, इसको जितना फौज का सपोर्ट है, इतना तो शायद इमरान खान साहब को भी नहीं था अपने बेस्ट डेज के अंदर। अच्छा, जब इमरान खान की थी तो कह देते जितना इमरान खान को है इतना किसी को भी नहीं था, तो ये तो हर दफ़ा कहा जाता है। नहीं, ये बात एकदम दुरुस्त है कि जितना इमरान खान को था इतना किसी को भी नहीं था। लेकिन ये अच्छा, ये हमने तारीख रकम की है। अच्छा, ठीक है। इमरान खान फिर भी देखें, बिल्कुल RTS हुआ था, इमरान खान की फ़ौज ने बहुत फेवर करी थी, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी एक रीज़नेबल वोट लेकर आया था। तो 4-5 सीटें आगे पीछे करी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। 17 सीटों वाली या जो भी है, 17, 20, 15 जो भी सीटें हैं, वो नहीं था। अब जैसे कराची के अंदर जो पार्टी को आपने 15 सीटें दी हैं, वो किसी एक सीट पे नंबर 2 भी नहीं आई थी, नंबर 3 भी शायद 1-2 सीटों पे आई थी।
तो उसको आपने 15 सीटें दे दी, तो ये तो आपने फी सबीलिल्लाह ही बांटी है ना सीटें। ठीक है। तो इन लोगों का तो कोई सियासी वजन ही नहीं है, तो कोई मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन इनको पीछे से कोई और चला रहा है। मगर लेकिन जितनी सपोर्ट कर सकते हैं हाँ। वो लोग, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद आप फेवरेबल देखें कि इमरान खान साहब तरस गए थे बाइडन उनको फ़ोन करे, वो नहीं किया। ये देखें कि इधर ट्रम्प थकता नहीं है फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करती, शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया कि ट्रम्प को सलूट करें। मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? सऊदी अरब ने आपसे डिफेंस पैक्ट साइन किया है, टर्की आपसे इश्क में है, कतर आपसे प्यार में है, चाइना के साथ आप चाइना अच्छे की हैं, आपकी अच्छी दोस्ती है, पुतिन से मुलाकात की आपने, अमेरिका और चाइना दोनों से आपने साथ ताल्लुकात रखे हैं, हिंदुस्तान को आप शिकस्त दे चुके हैं, तो अल्लाह ताला और पुतिन से भी मुलाकात की है। अच्छा, पुतिन का मुझे नहीं पता आजकल का, हमारा तो दिन बदल दिए अल्लाह ताला ने। खाली ये कि थोड़ा सा अफगानिस्तान से मसला है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी पे तो हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो फौज ने ना सिर्फ इस हुकूमत को खड़ा किया है, बल्कि फौज ने फॉरेन पॉलिसी भी ठीक कर दी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो बहरहाल पुतिन का जो जिक्र कर रहा था, वो जो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं दौरे करते हुए, तो साइड लाइन्स पर उनसे अच्छे अच्छे माहौल में मुलाकातें हुई हैं। तो एक जस्चर ये गया कि रूस से भी अच्छे हैं, चाइना से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, अरब से भी अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। तो फिर उसके बाद जब आप कहते हैं कि ये कर नहीं रहे, तो मेरी समझ में नहीं आता कर क्यों नहीं रहे। भाई देखें, इनका फ़ायदा होता है नहीं करने से, ये कोई गलती नहीं करता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, समझदार लोग हैं, सब समझदार है, कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, ठीक, काबिल नहीं होते, समझदार होते हैं, अपना मफाद समझते हैं, लेकिन कोई कॉम्पिटेंस नहीं होती इनमें, कोई पढ़े लिखे इतने नहीं होते, कोई किताबें नहीं पढ़ी होती, कोई सोच नहीं होती, लेकिन ये कि अपना मफाद तो सब समझते हैं ना। अब जैसे चीनी के अंदर एग्जाम्पल था, ठीक है, लेकिन चलें चीनी को छोड़ दें, मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं है। पंजाब में जब हमारी बहन चीफ मिनिस्टर बनी तो उसने और लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। अभी नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि 1 महीने बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। जी, नया ऑर्डिनेंस आया, कानून आया, हाँ, अजीब सा। और वो कानून भी कि चीफ मिनिस्टर जब मर्जी जब उसको ख़त्म कर सकता है, और चीफ सेक्रेटरी या डिप्टी कमिश्नर को बिठा के वो काम कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको आपने एकदम मातहत लगाया है, आपने उसको इंडिपेंडेंस नहीं दी है, आइन के मुताबिक नहीं है। जैसा कि सूबे इंडिपेंडेंट होते हैं फेडरेशन से, हालांकि सूबे भी मातहत हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं फेडरेशन से, ऐसा आपने नहीं किया है। ठीक है, कि सूबा जो है वो एक वफाक की प्राइम मिनिस्टर एक सेक्रेटरी के थ्रू नहीं चलाता है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर चलाता है। तो इस तरह शहर जो हैं और म्यूनिसिपैलिटी जो लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो गांव की हो शहर की हो, वो चलनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स पे। आपने लोकल गवर्नमेंट पे कोई काम ही नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट वो है जो आपको पुलिस करती है, जो आपको सेहत देती है, जो तालीम देती है, रोड देती है, पानी देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, कचरा उठाती है, निकासी करती है। यही काम जो होते हैं ना 7, 8, 10, यही काम आवाम मांगती है हुकूमत से। ठीक है, आवाम कुछ और नहीं मांग रही होती। एक आम पाकिस्तानी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि वफाक ने किसको क्या SRO दे दिया, या वो बैंक का रेट क्या हो गया है, कुछ नहीं। उनको तो ये चीज़ें चाहिए कि यार मेरे घर में। आवाम ये भी सुनना चाहते हैं ना कि क्यों नहीं करती। ज़िया के दौर से गालिबन 78 से शुरू होता है हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम। पहली मरतबा ज़िया साहब ने किया एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, फिर मुशर्रफ साहब ने किया, और फिर बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद 2000 या 18वीं तरमीम के अंदर बाकायदा हम उसे आइन में लेकर आ गए। तो कोशिश तो सियासी लोगों ने की, लेकिन फिर कर क्यों नहीं पाते? नहीं, देखिए 148 जो आइन में आया है उसमें सिर्फ इतना आपने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, उसमें माइनॉरिटीज़ और अक़लियतों का और ख़वातीन का और लेबर का हिस्सा होना चाहिए, तो आपने उसकी एक सीट रखी हुई है, लेकिन कोई और पूरा स्केड्यूल नहीं लिखा हुआ। ये इसलिए नहीं करते, मिसाल के तौर पर कि अब जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता है उसको लाहौर का मेयर बनने का शौक़ होता है, तो लाहौर में चीज़ें करते रहते हैं। अब अगर एक आप कंट्रोल कर रहे हैं पूरे पंजाब को, वसाइल लाहौर में लगा रहे हैं, लाहौर में भी जीत रहे हैं, और आप सेंट्रल पंजाब मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग जीतती है, लेकिन सेंट्रल पंजाब जीतने की वजह से वो साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब या वेस्ट पंजाब पे भी हुकूमत करते हैं, क्योंकि वो बड़ा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ दही सिंध जीतती है, लेकिन दही सिंध की वजह से वो कराची में भी हुकूमत करते हैं, और दही सिंध तो बहुत गरीब है। तो ये यहाँ पे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी सिंध गवर्नमेंट चलाती है। कराची में कचरे की मीटिंग हो रही होती है, कचरा उठाने की मीटिंग कराची में हो रही है, तो उसको मेयर को भी नहीं बैठना चाहिए, वो लोकल काउंसलर्स होने चाहिए, वो भी चीफ मिनिस्टर साहब बैठते हैं। वो फिर उनके और मफादात भी होते हैं या और भी तरजीहात होती हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि हर सूबे के अंदर जो
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है उसको हमको दबाना होता है। तो केपी में चले जाएं तो वहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी पहले 10 साल, पिछले 10 साल, अभी का नंबर मुझे नहीं पता है, वो तरक्याती काम जो थी वो पश्तून इलाकों में ज़्यादा करती थी, हज़ारा वाले इलाकों में, हज़ारा के अंदर नहीं करती थी। और बलूचिस्तान के अंदर ये है कि वो बलोच चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो थोड़ा सा पश्तून को वो लिफ्ट नहीं कराते इतनी। तो जहाँ पे जिसकी अक्सरियत होती है वो अकलियत को दबा रहा होता है, या तो पाकिस्तानी एक रिवाज है। लेकिन हम अगर लोकल गवर्नमेंट्स दे दें तो इन मसलों से निकल जाएंगे, लेकिन हम नहीं करते। इससे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा पाकिस्तान। अभी सैलाब में आपने देखा कि जो वज़ीर आला के साथी उनके जो ख़वातीन हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाजू तक जल गए धूप से। तो इतनी मेहनत की, इतनी वो हर जगह जा रही हैं, फिर भी तनकीद, आप तनकीद इसलिए करते हैं कि अब आप हैं नहीं नून लीग के अंदर। बिल्कुल इसी तनकीद करता हूँ। बिल्कुल तनकीद तो बनती नहीं। नून लीग तो पूरे इलेक्शन जीती है, 180 सीटें जीती है, बस ये बोल दूँ। नहीं आप कहें ना, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कि सब अपनी अपनी सीटें, पूरे शरीफ खानदान का हर फर्द जो है वो लाहौर से अपनी सीट जीता है, ये मैं कह देता हूँ। चलें, जब आपकी कोई वीडियो अपलोड होती है ना, नीचे लोग ये कमेंट ज़रूर करते हैं कि मिफ्ता भाई अब आप क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं है इसलिए आप तनकीद करें, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है आपसे। लोगों का सवाल आता है ये। मैं तो ये 1% रिपब्लिक की बात उस वक्त भी करता था जब मैं गवर्नमेंट पिछली मरतबा था उससे, और उससे पहले भी करता था। मैं लोकल गवर्नमेंट्स के एम्पावरमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समझता हूँ पाकिस्तान में, उसको मैं पहले भी करता था और अब भी करता हूँ। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हम बहुत सारे झूठ जो है ना उसको अपना लेते हैं। तो मुस्लिम लीग का जो वर्कर होता है वो कहता है कि बस मुल्क जो है वो मियाँ साहब ही चला सकते हैं या शरीफ खानदान ही चला सकता है जी। और वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन 13 करोड़ पंजाब के सिटीजन्स हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, दीगर हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। उधर पंजाब, लाहौर आपको पता है एक ओल्ड सिटी जी, 100 साल, 150 साल पुरानी। उधर एजुकेशन इदारे हैं, NCA है, गवर्नमेंट कॉलेज है, FC कॉलेज है, लम्स बन गया है उधर। पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, बड़े 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 साइंटिस्ट निकले, आपको पता है। जी। 2 तो नोबेल लॉरियट्स लाहौर में पैदा हुए, लाहौर से। एक तो अब्दुल सलाम आज़ाद, ठीक है, और एक चंद्रशेखर थे, जी जी जी, इंडियन थे और FC कॉलेज से ग़ालिबन उनका, और वो लाहौर में पैदा हुए थे। उनके वालिद रेलवे में काम करते थे। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद वो लंदन चले गए, ऑक्सफोर्ड से शायद PhD करी और फिर यूनिवर्सिटी शिकागो में पढ़ाते रहे। और उनके नाम पे एक चंद्रा एक्सरे लेबॉरेटरी भी है, वो ब्लैक होल्स पे बड़ा काम किया इन्होंने। तो मतलब एक तहजीब का और गहवारा था, एक शहर है, और तालीम अलहमरा जैसा और तो उसके अंदर पूरे पंजाब में कोई एक ख़ानदान के अलावा कोई भी लायक नहीं है, और अगर है तो फिर उस्मान बुज़दार है। तो इमरान खान ने तो प्रूव कर दिया कि हाँ यार, सिर्फ शरीफ खानदान ही लायक है, तो दूसरी चॉइस उस्मान बुज़दार। देखिए ना, महातीर मोहम्मद कितने अरसे से मलेशिया के सदर रहे और अभी तक सिस्टम का हिस्सा है। तो महातीर अभी बहुत नाराज़ हैं वो, अनवर इब्राहिम है। लेकिन मेरी कोशिश है कि इमरान खान ने तो मेरी थ्योरी को गलत कर दिया। मेरी थ्योरी है कि शरीफ खानदान के अलावा बहुत और लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के लायक हैं, लेकिन इमरान खान ने फिर एक नमूना दिखाया, वो भी नमूना ही दिखाया। लेकिन द थिंग इज कि देखें, पूरी दुनिया में होता है कि सियासतदान आते हैं, 4-8 साल 10 साल अपना रोल अदा करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर नए जनरेशन का आता है। अगर आज हम अपनी क्रिकेट की टीम में ये कहते हैं कि नहीं, वसीम अकरम का बेटा ही जो है वो कप्तान होगा, वकार यूनुस का बेटा जो है वही फास्ट बॉलिंग कर सकता है, शोएब अख्तर की जो बेटा है वो फास्ट बॉलिंग कर सकता है, ज़हीर अब्बास का बेटा जो है वो बैटिंग करेगा, या मियादाद का बेटा बैटिंग करेगा, तो इससे भी बुरे हाल होते हैं। ठीक है, तो ये अजीब सी चीज़ है। तो हमारा हक तो है ना, मेरा और शाहिद भाई का, कि हम पार्टी बनाएं। हम किसी को, आज तक मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, किसी को चोर नहीं कहा, किसी को डाकू नहीं कहा। हम अपनी पार्टी बनाएंगे, जिसको हमको वोट देना है दे दे। बता दीजिए कि मिफ्ता क्या गलत बात कह रहा है। अगर मिफ्ता ये कहता है कि यार ये इलेक्शन नहीं जीते तो शायद गलती नहीं थी। अभी देखिए, मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बढ़ लीजिए। वो आपने कहा कि कभी किसी को चोर नहीं बोला, किसी को करप्ट नहीं बोला। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जानबूझ के करते हैं सब कुछ। हाँ, तो जानबूझ के किया, तो पॉलिसी जानबूझ के बनाई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है ये गलती से बन गई है, ठीक है, तो ये नहीं है। गलती से प्राइस नहीं बढ़ती है, आपने प्राइस बढ़वाई है, जानबूझ के किया जाता है। सर्कुलर डेट का क्या हल निकालेंगे सर? सर्कुलर डेट का क्या हल है? यानी इसमें तो कोई कमी आ नहीं रही। अब नहीं, बिजली के सर्कुलर डेट के अंदर देखें, 2 मसाइल होते हैं, एक फ्लो और एक स्टॉक। ठीक, फ्लो ये होता है कि हर साल आप कितना ऐड कर रहे हैं सर्कुलर डेट में, और स्टॉक के पिछले
20-25 सालों में आप कितना ऐड कर चुके हैं। जो पिछले ऐड करे हुए उसका इन्होंने हल निकाला है, जो बैंकों से उधार लिया, और आपको हल बता दूं कि क्या है, कि आपकी बिजली के बिल में 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट आप लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो इसका हल है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब देखिए ना, हुकूमत पाकिस्तान, अवैस लगारी मेरा भाई है, या मोहम्मद औरंगजेब साहब, ये अपनी जेब से तो पैसे नहीं दे सकते थे, और जो नुकसान हो गया था तो उन्होंने कहा यार चलो मंसूर साहब से पैसे ले लेते हैं, ठीक है, मसूद से पैसे ले लेते हैं, मिफ्ता से पैसे ले लेते हैं, तो उन्होंने हम सब के बिलों पे 3 रुपये 30 पैसे फी यूनिट डाल दिया। ठीक है, तो ये स्टॉक का हल निकल गया। लेकिन जो असल मसला होता है, जो IMF भी कहती है, मेरे जैसे लोग भी कहते हैं, और भी लोग कहते हैं कि यार फ्लो का मसला है, कि पिछला जो था वो तो हम चलो दे भी देते हैं एक मरतबा में, आगे के जो है वो तो आना ख़त्म हो ना। तो अभी भी आप 500-800 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट में ऐड कर रहे हैं, उसका क्या होगा? तो भाई उसका भी एक हल है। अच्छा, वो क्या है? निचकारी तो हमारी इलेक्ट्रिक जो है वो 1 पैसा सर्कुलर डेट में अंदर ऐड नहीं करती है। अच्छा जी, ठीक। तो ये जो हमारी तकसीम कार कंपनियां हैं, ये तो इनको कोई लेने को भी तो तैयार नहीं, इसमें तो इस्लाहात की ज़रूरत है, इसमें इस्लाहात क्यों नहीं हो रही फिर? अगर यही हल है और ये इनकी समझ में आता है, या ये आप समझते हैं कि हल है उनकी, वो कहते हैं ये हल नहीं है, तो अगर मैं वो भी ये कहता हूँ, IMF भी ये कहती है, लेकिन ये वाली बात IMF के अंदर नहीं मानेंगे, वो एग्रीकल्चर टैक्स वाली भी नहीं मानी, ये भी नहीं मान रहे। जो बात वो भी मानते हैं जो माननी होती है। यानी ये सब टोपी ड्रामा है कि IMF ने हाथ बांधे। टोपी ड्रामा नहीं है, IMF बिल्कुल इनको प्रेशर करता है इन शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर 2-3 साल का प्रोग्राम है और आपके पास टाइम हो तो ओवर टाइम आप IMF से निगोशिएट करते हैं। आप कुछ चीज़ें मानते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मानते। इससे हुकूमत की तरजीहात आया हो जाती हैं कि हुकूमत कौन सी चीज़ मान रही है। हुकूमत ने मान लिया कि हम 50,000 रुपये की तनख्वाहदार के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, तो हुकूमत की तरजीह आपको समझ में आई। हुकूमत नहीं मानती कि हम 100 एकड़ की अराजी या 1000 एकड़ की ज़रई अराजी के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो ये भी हुकूमत की तरजीह समझ में आई। हुकूमत की तरजीह आपको समझ में आ गई कि हम वीट जो है वो फार्मर से नहीं खरीदेंगे, IMF की बात मान लेते हैं, लेकिन हम फर्टिलाइज़र को कंपनीज को सब्सिडी देते रहेंगे, IMF की बात नहीं मानते। तो हुकूमत की तरजीहात आपको हुकूमत के एक्शन से नज़र आ जाती हैं। ठीक है। ये जो बिजली के मंसूबे लगे थे सब भाई, क्या ये भी बदनीयती पर लगे थे या ये मजबूरी थी? देखें, चीनी के जैसे वीट के अंदर मैंने नहीं कहा कि कोई बदनीयती थी, चीनी में मेरे ख्याल से बदनीयती थी, लेकिन वीट में बदनीयती नहीं थी। ठीक है, और किसी की नीयत वैसे हमको पता नहीं होती, लेकिन कभी कभी नज़र आ जाती। बिजली के अंदर मुझे यकीन है कि कोई बदनीयती नहीं थी, ये चोरी का कोई आंसर नहीं था। ठीक है। सियासी आंसर होता है, ठीक है, और कॉम्पिटेंस का फुकदान होता है। एक जो बहुत बड़ी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मुशर्रफ साहब ने की, उसके बाद पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुई, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई, कुछ अरसे के लिए शायद अब्बासी ने वो ख़त्म की गलती, फिर इमरान खान ने फिर से वो गलती दोहरा दी, और अब तो खैर लग ही नहीं रहे प्लांट, ये चल रही है। वो ये था कि इन्होंने और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में 96 से शुरू हुआ, इन्होंने कहा था बिडिंग के बगैर लगेगा, कि नेपरा एक प्राइस दे देगा और इस प्राइस पे आप लगा देंगे। तो सब जितने पावर प्लांट्स लगे ना, सब नेपरा ने प्राइस दिए, जिनके ऊपर आपने अभी ज़बरदस्ती नहीं, ये सब गैर मुल्की लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग भी हैं और गैर मुल्की, जिसने भी लगाई है किसी ने बिड नहीं करी। ठीक है। तो मैंने भी शायद, हम एक ज़माने में वो 28 पावर प्लांट्स थे, उसमें से 10 को वो दे रहे थे, तो मैंने शायद भाई बिड करवा लें, और फिर शायद मैंने तो ये बिडिंग का फैक्ट कर दिया। तो देखें, जब आप बिडिंग नहीं करते तो आप कहते हैं कि 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और मशीन की ये कीमत है। ठीक है। अच्छा, वो बंदा जो है वो मशीन की कीमत भी आपसे सस्ती ले सकता है। जाहिर है कि एक मेमन या चिन्योटी बिजनेसमैन जा रहा है चाइनीज़, तो वो बहुत अच्छी कीमत ले सकेगा बनिस्बत नेपरा का एक ब्यूरोक्रेट, या आप समझते हैं। इसी तरह 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा देती थी, जब पाकिस्तान के भी हाल डिफरेंट थे, दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, उस हिसाब से देती हैं। अब आपने उसको लेके चलना तो नहीं चाहिए। तो आप बोले यार ये बिजली हम कुछ लगानी है, तुम बताओ कितने की दोगे, उनको आपस में लड़ने दो, बिजली सस्ती हो जाएगी। 2.5-3 सेंट की बिजली ले लेते हैं कि UAE के अंदर। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, इवन जो पाकिस्तानी हैं बहुत कमा लिया, पाकिस्तानी को तो आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो पुराने, अब तो जो हमने ख़त्म किए उससे हमको 100 अरब रुपया बचा है। जो असल जो आती है वो चाइनीज़ प्लांट्स हैं, और हुकूमत पाकिस्तान के प्लांट्स हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्लांट्स हैं। ठीक है। तो जो बड़ा मसला है ना वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्लांट्स हैं, उसकी हम बात नहीं करते। जो बड़ा मसला है वो हुकूमत पाकिस्तान के प्लांट्स हैं, उसकी हम बात नहीं करते। हम तो बिजनेसमैनों को बुरा भला कहते हैं, वो हमारा शौक है। एटॉमिक एनर्जी की जो बिजली बन रही है वो तो हमारी बड़ी सस्ती बिजली है। किस हिसाब से? काफ़ी अर्से पहले उन लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बिजली जो है वो पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली है प्रोडक्शन में। वेरिएबल कॉस्ट या ज़ीरो है। हाँ,
ज़ीरो नहीं तो तकरीबन ज़ीरो, रुपया भी नहीं बाकी सिर्फ उस पर टैक्स ही टैक्स है। नहीं, रुपये से कम ही बिजली की वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन देखिए ना, तो सोलर बिजली के ऊपर भी अगर आपके घर में सोलर पैनल लगे तो उस पर आपको रोज़ तो टैक्स नहीं लगता, सही, कोई कॉस्ट नहीं आती ना। लेकिन पहली मरतबा जब खरीदा था तो उसकी तो उसकी कॉस्ट थी, बिल्कुल। तो उसकी कॉस्ट का आप इंटरेस्ट भर रहे हो अगर, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो पर यूनिट कितना आता है। ठीक 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 ठीक। सो बिजली देखें, एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, चक्कर ये है कि हुकूमत की जहनीत को चेंज करना पड़ेगा, हुकूमत की सोच को बदलना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि एक चाय की होटल वाला है, एक मिसाल है, ये कोई ढाबा बना हुआ है, तो ये 200 रुपये की चाय बेचता है। अब उसके साथ एक ढाबा आके जो है वो 40 रुपये की बेचना शुरू कर देगा, तो ये 200 रुपये वाली कोई नहीं लेगा ना, वो 40 रुपये वाली लोग ले लेंगे। अब ये बोलेगा नहीं तुम 40 रुपये वाली नहीं ले सकते हो, 200 की लो, और वो बदमाशी करेगा, तो ये बदमाशी है। लेकिन ये एक सस्टेनेबल कारोबार नहीं है। हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान की 30-40 रुपये जो भी बिजली की कॉस्ट आती है, 35 रुपये इनकी बिजली की कॉस्ट आती है पर यूनिट। उसके बाद वो सब्सिडी करते हैं, तो गरीब लोगों को सब्सिडी देने के लिए अमीर लोगों से 10-15 रुपये और लेते हैं, तो 50-60 रुपये की बेचते हैं। उसके ऊपर वो टैक्स लगाते हैं, तो आपको 60 रुपये की देते हैं, दुकानदार को 80-90 रुपये की देते हैं, इंडस्ट्री को 40 रुपये की 50 रुपये की देते हैं। अब ये हो गया है कि आप अपने घर में जब सोलर लगाते हैं तो आपको 17-18 रुपये की पड़ती है। तो आप बोलते हैं यार मैं तो 18 रुपये की लूँगा। बोलते नहीं तुम सोलर नहीं लगाओ, हमसे बिजली लो। भाई गलती तो तुमने की है ना, तुमने महंगी बिजली, हम क्यों भुगते हैं? कि ये तो नहीं कह सकते ना कि आप साथ में 40 रुपए की चाय ना लो, मेरी होटल से 200 रुपए की लो, तुम हुकूमत पाकिस्तान हो क्या? ठीक है। तो ये इनकी सोच है। अब इन्होंने जब गैस महंगी करी तो लोग बिजली जो है कराची के अंदर, तो अब आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि विंड टर्बाइन लगा सकते हैं। पंजाब में विंड टर्बाइन का ऑप्शन नहीं, लेकिन पंजाब में फिर बायोमास जलाते हैं वो लोग, तो वो ऑप्शन है। और पंजाब के अंदर तो पंजाब इज़ एक्चुअली अबाउट 10 years अहेड ऑफ कराची, बिकॉज आपने पंजाब के अंदर 10-12 साल से 15 साल से एनर्जी स्टार्व करा हुआ था, उनको गैस ही नहीं देते थे आप। तो आपने देखें कि पंजाब के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तकरीबन अब बेचारे सबकी अपनी टेक्सटाइलें हैं और दीगर मिलें, लेकिन वो सब आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं क्योंकि उसमें गैस नहीं चाहिए होती है। लेकिन अगर आप 10-10 साल तक लोगों को गैस नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ अपना रास्ता तो निकालेंगे। ठीक है। तो अब कराची में भी आपने ये किया है। तो ये जो गैस वाला मामला है, दुनिया में आप भी घूमते रहे, अमेरिका में भी रहे, तो किसी जगह पर, यानी यूरोप में भी देख लें, आप मिडिल ईस्ट में देख लें, अमेरिका में भी देख लें, हर जगह गैस नहीं होती है। कुछ जगहों पर गैस और बिजली साथ साथ होती है, लेकिन हमारे मुल्क में ये लाजिम व मलज़ूम है, घर होगा तो उसमें गैस भी होगी, उसके अंदर बिजली भी होगी। हम क्यों हमने अपने ज़खायर ज़ाया कर दिए, हमने गैस से बिजली नहीं बनाई, और अभी भी हम उस तरफ नहीं जा रहे। सो गैस और बिजली दोनों देना और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, और दोनों अगर इनएफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन करना जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लीकेजेस बहुत होती हैं और ज़ाया बहुत होता है, वो इस तरह है कि आप हर घर के अंदर गर्म पानी का भी नल लगा रहे हैं और गर्म पानी के भी सब लाइन दे रहे हैं और ठंडे पानी की भी लाइन दे रहे हैं। घर वाले को नहीं बोल रहे कि खुद गर्म करना। ठीक, बहरहाल हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये गैस का जो मामला, ये शहरी मामला है। 30-35% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घरों में गैस आता है, बाकी जो 65% गरीब पाकिस्तानी हैं उसके घर में गैस नहीं आता है। ठीक है, उसके घर में LPG जलता है जो कि गैस से बहुत महंगा है, 3 गुना महंगा है शायद, या उसके घर में लकड़ी जलती है जो कि LPG से भी डबल महंगा है। अगर आप लकड़ी खरीदें तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है पर किलो ऑफ लकड़ी वो बहुत कम होती है, तो उसके लिए आपको बहुत महंगी पड़ती है आपको चलाना। तो हमने गरीब लोगों के लिए महंगी एनर्जी रखी है और अमीर लोगों के लिए सस्ती एनर्जी रखी है। नहीं, ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी कि आप गैस को अगर फर्नेस में बर्न करते हैं तो ये तकरीबन 96-97% पर बर्न होती है, और अगर आप इसको चूल्हे में जलाते हैं तो कुछ 24-25% पे इसकी आप एफिशिएंसी लेते हैं। तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी कि हम अपनी गैस से बिजली बनाएं और बिजली से आप पानी भी गर्म करें और सब कुछ करें? तो बिजली भी 60% पे एफिशिएंसी पे बनती है, लेकिन फिर रास्ते में बहुत खो जाती है। ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन गैस 1 साल पहले तो गैस जो थी वो बहुत शॉर्ट थी जी, और इतनी शॉर्ट थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वज़राओं को भेजा कि जाओ और अज़रबैजान से 1 और महीने का LNG का कार्गो लेकर आओ। ये 1 साल पहले की बात है। और कुछ 2 महीने पहले जो है वो आपने अपने वज़राओं को भेजा कि जाओ कतर को बोलो हमारे पास गैस ज़्यादा हो गई है, तो हमको कार्गो कम करने दो। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 10 महीने के अंदर जो है वो एकदम उल्टी पॉलिसी कर लेती है।
तो इनकी भी समझ जो है वो माशाल्लाह से अब तो बहुत ज़्यादा मुसद्दिक मलिक साहब हैं। नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब नहीं है, अब तो अली परवेज़ साहब हैं। अली परवेज साहब इससे तो पहले थे मुसद्दिक ना। मलिक जो थे हाँ, वो वो गए थे थे ना इससे पहले मज़ीद मुसद्दिक गैस मलिक लेने साहब। के लिए। जी। अली परवेज़ साहब गएंगे यार जो गैस ले रहे हैं वो भी नहीं चाहिए। सो ये और ये जो IMF के कहने पे जो पॉलिसी की थी उसके हिसाब से गैस एक्स्ट्रा हो गई है, ग्रोथ नहीं हुई है यहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि बिजली और गैस की पॉलिसी के अंदर बहुत गलती कर रही है हुकूमत। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको सही तरीके से करा जाए तो बिजली बहुत सस्ती कर सकते हैं पाकिस्तान में, गैस बहुत सस्ती कर सकते हैं, ज़्यादा बिकेगी भी, उससे इकनॉमिक ग्रोथ भी होगी। और जो लॉसेस आते हैं तो हुकूमत आधे लॉसेस तो वैसे ही ले रही होती है, और हुकूमत को ये सोच लेना चाहिए, मेंटली सोच लेना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, ये तो अब नुकसान भरना ही पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि शहबाज साहब जो हैं वो इनकी एकदम सोशलिस्ट माइंडसेट है और डार साहब की एकदम स्टेटिस्ट माइंडसेट है। उनको हर चीज़ खुद करनी है, इसलिए कोई चीज़ की प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे। आपने बल्कि शायद अखबार में देखा हो कि वो कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है कोई, तो उन्होंने होटल भी एक हुकूमत बना रही है। मतलब हुकूमत जो है वो माशाल्लाह इतना अच्छी तरीके से पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स वगैरह चलाती है, एयरलाइन वगैरह, कि अब हमने डिसाइड किया कि होटल भी मुफ्त बनाएंगे। तो हम वो अपना अमेरिका वाला तो बेच रहे थे, अल्लाह करे बेच रहे नहीं, उसके अंदर भी हमने सोचा था कि हम उसके अंदर खुद वहाँ पे बिल्डिंग बना के बेचेंगे। मतलब इस्लामाबाद के अंदर जो हुकूमत वफाक की बैठी है वो ब्लू एरिया में बिल्डिंग नहीं बना सकती है, वो कॉस्ट ओवररन हो जाता है, टाइम डिले हो जाता है। जो लोग ब्लू एरिया में काम नहीं कर सकते इस्लामाबाद में, वो बोलते हैं हम न्यूयॉर्क में करेंगे। चलो ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं हो रही कि सोच का फुकदान है, नियत नहीं है। नहीं, सोच का फुकदान नहीं, इनकी नियत नहीं है, नियत नहीं है। नहीं देखें, अपनी अपनी सोच होती है। मैं समझता हूँ कि निचकारी बड़ी चीज़ों का हल है। कोई आदमी समझता है कि निचकारी अच्छी नहीं है, जैसे भुट्टो साहब से बड़े सोशलिस्ट थे जी, तो वो निचकारी नहीं समझते, तो उन्होंने प्राइवेटाइज कर ली, बहुत सारी चीज़ें नेशनलाइज कर ली थी। वो जो नवाज शरीफ साहब ने आके प्राइवेटाइज फिर से की, डी नेशनलाइज कर। मगर ये भी तो IMF कह रहा है ना कि करें आप। हाँ, लेकिन फिर आपने अभी वो वुमेन्स बैंक भेज दिया, जो कि वैसे ही वो एकदम डिफॉल्टेड बैंक था, डिफंक्ट बैंक था। लेकिन वो तो आप करते रहेंगे, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज निकालेंगे, IMF मार तो नहीं डालेगा। PIA का तो अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया कि सारी लाइबिलिटीज़ ले ली हैं और प्रॉफिट वाली। सेकंड टाइम ये कोशिश कर रहे हैं। PIA का हुआ, जानते बूझते हुए 50 अरब रुपए के वाजबात ज़्यादा थे और असासे कम थे, और रखा है। या तो इनकी सोच थी कि सारे प्राइवेट सेक्टर वाले पागल हैं, यही होशियार हैं, जो कि ऐसी बात नहीं है। और या इनकी सोच थी, जो मेरा ख्याल है कि इनको पता थी कि हमको बेचनी नहीं है, तो PIA नहीं बिकी इनसे। अब मालकान ने ले लिया ये काम अपने हाथ में, तो बिक जाएगी। यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया, तो ये अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि बेच देते तो बेहतर था, अगर बिक सकता था। नहीं बिक सका, बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक ज़माने में मुफ्ता भाई एक राशन कार्ड हुआ करते थे और टारगेटेड सब्सिडी होती थी, जो आप अभी बात कर रहे थे कि गरीब को हम बिजली भी महंगी देते हैं, उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है गरीब के लिए। तो वो राशन कार्ड जो है वो आसान कर देता था कि वो जाहिर सी बात है मुफ्ता भाई को ज़रूरत नहीं होगी, शायद मुझे ज़रूरत नहीं होगी, मगर बहुत से लोगों को ज़रूरत होगी। तो वो सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। फिर हम यूटिलिटी स्टोर लेकर आए, हमने उसको भी ख़त्म कर दिया। कोई सोच ही नहीं है गरीब के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स में तो कोई इतनी चीज़ें सस्ती नहीं थी, उसमें चोरी बहुत थी, इनएफिशिएंसी बहुत थी, तो वो तो बंद कर। और वो तो सबके लिए सब्सिडी थी ना। अब ये कि टारगेटेड सब्सिडी खान साहब के ज़माने में जो थी हमारी बहन डॉक्टर साहिबा सानिया निश्तर साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। तो इन्होंने एक स्कीम की थी उधर कि जिसके अंदर ये जो आप राशन की बात कर रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी ज़रा सी अच्छी हो गई है, तो वो राशन कार्ड देने की फिजिकली ज़रूरत नहीं है, या आप वो प्लास्टिक कार्ड दे दें उसको, आप पॉइंट्स NIC में ही कर दें, वो पॉइंट्स दे दें उसको आप, तो वो खातून जिसको आपने ये देना है वो जाएगी तो किसी भी स्टोर पर चली जाए जी, इम्तियाज़ पे चली जाए, चेस पे चली जाए, कहीं पर भी चली जाए, और उसको उतने पैसों तक की चीज़ जो है वो रियायत में मिल सकती है। तो ये एक अच्छा तरीक़ा था। मेरी सोच इससे मुख्तलिफ है थोड़ी सी, मैं माज़रत के साथ। मेरा ये ख्याल है कि हमको BISP जो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको हमको डबल कर देना चाहिए, ठीक है, 1% या 1.5% ऑफ GDP, 700 अरब से 1500 अरब कर देना चाहिए। जबकि ये सूबों का जिम्मेदारी, तो सूबों को भी दे दे, पैसे इसके सूबे दें, वफाक इसको एडमिनिस्टर करें, या सूबे अपना खुद एडमिनिस्टर कर दें, लेकिन पैसे डबल कर दें, रेसिपिएंट्स को भी बढ़ा दें और पैसे भी बढ़ा दें। लेकिन लोगों को आप कैश पैसे दे दें, फिर उनकी मर्ज़ी है, उसको राशन ख़रीदना है वो राशन ख़रीद ले, और उसको कपड़े ख़रीदने हैं वो कपड़े ख़रीद ले। आप ना बताएं कि भाई तुम मूंग की दाल कितनी लोगी और चने की दाल कितनी लोगी और चावल कितने लोगी। आप ये कह देंगे यार तुमको हम 5000 रुपये, ये तो उसकी और अच्छी रिफाइंड शक्ल है जो आप बता रहे हैं। 5000 रुपये तो तुमको माना दे रहे थे वजीफ़ा, हम तुमको 3000 रुपये और देते हैं,
अब तुमको जो मर्जी है, तुमने राशन खरीद लेना है तो राशन खरीद लो, तुमने कुछ और करना है तुम कुछ और कर लो, दवा दारू करनी है वो कर लो। तो ये तरीके क्यों नहीं होते? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो देखिए इंडिया में अभी भी होता है ना, टारगेट सब्सिडी है। हमारी सोच है ना उल्टी है, क्योंकि हमारी सोच ये है कि आप किसी भी पॉलिसी मेकर से बात करेंगे तो बोलेंगे कि देखो गरीबों को पैसे दे रहे हैं, हम इनको भिखारी बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरी ये सोच है कि हम अमीर तरीन लोगों को तो उससे भी ज़्यादा पैसे देते हैं, लेकिन हमको तो कोई नहीं कहता कि फ़लाँ सेठ को आपने भिखारी बना दिया इतनी बड़ी सब्सिडी देकर, टर्फ लोन सस्ते देकर, या गैस सस्ती देकर, या लोन सस्ते देकर, या चीनी की कीमत महंगी करके। हम तो ये नहीं कहते कि चीनी के मिल मालकान को आप भिखारी बना रहे हैं चीनी की कीमत बढ़वा के, ठीक है, और नहीं है बिल्कुल वो। और लेकिन हमको ये सोच नहीं करनी चाहिए, हमको ये सोच करनी चाहिए कि इस मुल्क में एक इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस से मुराद ये है कि भाई मैं पूरे पाकिस्तानियों को इनकरेज करता हूँ कि वो आगे बढ़ें, लेकिन हर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, हर आदमी यकसा टैलेंटेड नहीं हो सकता, हर आदमी यकसा लकी नहीं हो सकते किसी वजह से भी। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि यार तुम अपना काम करो करो, लेकिन हम तुमको भूखा नहीं मरने देंगे, ठीक है। कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुमको एक्सीडेंट हो गया, तुम मोटरसाइकिल से गिर गए, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वगैरह वगैरह, तो तुम भूखे नहीं मरोगे। हमको रियासत जो है वो तुमको कम से कम इतने पैसे दे देगी कि तुम अपनी रोटी दाल दलिया कर लो। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बुरी बात होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं जब बाल कटवाता हूँ तो 2 लड़के बड़े अच्छे काटने वाले थे, एक से मैं कटवाता हूँ, दूसरा भी बड़ा अच्छा था। पता नहीं क्या उसका हुआ, उसका हाथ शेक होना शुरू हो गया। इतनी उम्र भी नहीं थी उसकी। अब जिसका हाथ शेक शुरू हो जा रहा तो वो बाल नहीं काट सकता। तो जो काम उसको आता था ना, जिससे वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीने के घर पे ले जाता होगा, वो ख़त्म हो गया बेचारे। अब वो इतना बिटर हो गया, वो दुकान के बाहर बैठा होता है। समटाइम्स पीपल लाइक मी एंड अदर्स, हम राशन भी देते हैं, लेकिन मतलब अब उसका तो कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, उसका मतलब नहीं, क्या करे आदमी, सोशल सिक्योरिटी तो कोई कुछ है भी ही नहीं है ना ना। उसका। तो उसको तो आपने एकदम, वो क्या कर सकता था? वो तो एक अच्छा सोसाइटी का मेंबर था, कोई गलत काम में नहीं लगा हुआ था। सुबह साला मंडे के अलावा सुबह 9 बजे आ जाता था, रात को 10-11 बजे भी जाओ तो उस्मान बैठा होता था, काम कर रहा होता था, लेकिन उसका हाथ हिलने लगे तो बाल नहीं कट सकते उससे। अभी पिछले हफ्ते में आउट ऑफ टाउन था, तो एक गाड़ी वगैरह जिससे मैं ठीक कर रहा था, उसका फ़ोन आया कि किसी को इलाज की ज़रूरत है और वो प्राइवेट अस्पताल में अब उनकी बस से बाहर है। तो मैंने बहरहाल फ़ोन किया, बात की, कुछ 12-14 घंटे उसमें लग गए। 14 घंटे बाद मैंने कहा यार सिविल अस्पताल चले जाओ, वहाँ बात हुई है। तो उसने कहा मसूद भाई इसका तो इंतकाल हो गया बग़ैर इलाज के। अब मैं बात वहाँ पर कर रहा हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेहत पे खर्च किया जाता है, सबसे ज़्यादा तालीम पे खर्च किया जाता है, और वहीं पर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ओके, सो आई विल अप्रिशिएट कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो ट्रेशरी हेल्थ केयर पे, अस्पतालों पे पैसे खर्च कर रही है थोड़े से, ये करती है। मगर इसमें मुराद अली शाह साहब ने कंट्रीब्यूशन की है। मगर लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि कराची के अंदर, क्योंकि कराची बड़ा लकी शहर है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं जो बड़े दिल के मालिक भी हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें कि जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जिना के अंदर जो काम हो रहा होता है वो अक्सर मुखैर हज़रात कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और इसके अलावा आप SIOT देख लें, आप इंडस देख लीजिए, तो ये बहुत सारे इदारे साहब जैसे लोग, डॉक्टर बारी जैसे लोग, बशीर फारूकी जैसे लोग, हमारे यहाँ तो ये फरिश्ते हैं। अगर कराची तो ख़त्म हो जाएगा इन लोग, ऐसे लोग ना हो। बेशक। तो बस वे आउट क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं कि हम ग्रोथ की जब बात करते हैं, तो इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ग्रोथ नहीं हो रही है उसके अंदर। तो ग्रोथ की तरफ जाने का तरीक़ा क्या है, फार्मूला क्या है? इंडिया में ग्रोथ अच्छी है, बांग्लादेश में ग्रोथ अच्छी है। मैं श्रीलंका गया, उधर जब डिफ़ॉल्ट हो गए थे उसके बाद गया, तो वो तो दोबारा से उठ रहे हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त आगे बढ़ रहे हैं। हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारे 4-5 मसले हैं, उन मसलों को हल करते तो हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इस पर कोई काम नहीं है। 70, 75, 80 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं। जिस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे ऑलरेडी स्कूल में नहीं हो, उस मुल्क में अगर 80 लाख बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम कैसे 4 साल बाद उसको स्कूल में डालना होगा ना, तो कैसे डालोगे? ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 करोड़ 70 लाख बच्चा स्कूल के बाहर, तुम्हारे पास है ही नहीं, वसाइल ही नहीं है। पॉपुलेशन प्लानिंग पे कोई काम नहीं करते। जिस मुल्क में 40% बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं एकदम माजरत से कह रहा हूँ कि मैं और आप जितनी पॉडकास्टें कर लें, हमारे लोग प्लानिंग जितनी भी कर लें,
हमारे वज़राए आला, वज़ीर आज़म जितनी मेहनत कर लें और जो भी यकसुई से नेक नियति से काम करें, कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में अगर 40% बच्चा आपका स्कूल में नहीं होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब से बात हुई तो वो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन लाना होगा। कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं है, इनसाइड द बॉक्स सोल्यूशन है कि बच्चों को तालीम दो, स्कूल में भेजो। खुर्रम दस्तगीर साहब भी स्कूल गए ना, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं। जी बहुत पढ़े लिखे हैं। तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं, पहले इनसाइड द बॉक्स सोल्यूशन तो एक मरतबा ट्राई कर लो। पहले बच्चों को तालीम तो दो। क्यों नहीं देते हो तालीम? क्या वजह है? पैसे कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं है। 5,000 रुपया फी बच्चा आप खर्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक महीने का, 60,000 रुपये बच्चे के ऊपर। ये आप जो है हमारी जो पार्टी है अवाम पाकिस्तान, उसके अंदर तो ये है कि भाई आप 4,000 रुपये का वाउचर दे दें उसके वालदैन को। तुमको प्राइवेट स्कूल में भेजना है, तुम प्राइवेट स्कूल में भेजो। हुकूमत की स्कूल में रखना है तो वाउचर नहीं मिलेगा, हुकूमत की स्कूल में नहीं रखना तो 4,000 रुपये तुमको दे रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में दे देना। बिल्कुल सही। वो प्राइवेट स्कूल जो कि हुकूमत से रजिस्टर्ड हो और अप्रूव्ड हो, और फिर उनकी अगर फीस 7,000 है तो ऊपर से 3,000 आप दे दें, अगर 3,000 है तो हम 3,000 देंगे। लेकिन स्कूल को आप कहें कि तुमको 1,000 रुपये हम फी बच्चा और देंगे, बच्चे को सुबह नाश्ता दो। ये साउथ इंडिया में भी हमने देखा है, इंडिया के जी 100% लिटरेसी रियासतों में कि वहाँ पे अटेंडेंस भी बढ़ जाती है और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ जाता है और आउटकम्स भी बेहतर हो जाती हैं जब बच्चों को वो खुराक देते हैं। बिल्कुल। तो आप ये कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000 रुपये आप जो ये खर्च करते हैं, जो कि सियासत के ऊपर खर्च करते हैं, टीचरों को, और जो बच्चे जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में रखना चाहते हैं हुकूमत की, रहने दें उनको। लेकिन उस हुकूमत की स्कूल के चलाने के अंदर वो कोई ब्यूरोक्रेट लाहौर में बैठ के रहीम यार खान की स्कूल ना चलाए। लोकल गवर्नमेंट के अंदर होने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स स्कूल बोर्ड पे होने चाहिए जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं और हमायदीन शहर हों, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का आदमी हो, कोई एक्सपर्ट्स हों और वो बताएंगे। और इस्लामाबाद के अंदर तो मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक दफ्तर चाहिए जो बताए कि यार ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि 5वीं जमात का बच्चा जो है वो डिवीजन कर ले, 7वीं में रेशो निकाल ले, 9वीं के अंदर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ले, 12वीं के अंदर वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर ले। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है लिखने। फिजिक्स का भी इस तरह लिख दो, इस तरह अंग्रेजी का लिख दो, इस तरह उर्दू का लिख दो। ये स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन कर लें। तालीम नहीं दोगे बच्चों को तो कोई आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरा मसला तालीम है, पहला मसला आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, तीसरा मसला आपका सेहत है, चौथा मसला ये है कि आप हुकूमत की, अगर आपको नहीं मिल रहे टैक्स तो फिर हुकूमत की साइज छोटी करो, NFC अवार्ड को चेंज करो। गलत जगह फंस गए हो तो उस वक्त करेंगे ना जब एक पार्टी की हुकूमत होगी। अब इत्तेहादियों की हुकूमत है भाई, एक ही पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में होती है। अभी भी इत्तेहादियों की हुकूमत है ना, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी है। एक देखें मेरी बात, और वो अल्लाह करेगा तो वो पार्टी जो है वो इनसे ये करवाएगी काम, नेकी इनको भी नेकी मिलेगी, इनकी नेक नामी भी होगी। देखिए मैं ये मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी की सियासत अभी है, मुस्लिम लीग की सियासत तो उतनी ही रह गई है पंजाब में जितनी MQM की कराची में है, माशाल्लाह से। और पीपल्स पार्टी जो मैं सुनता हूँ कि अगला इलेक्शन उनके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन पता नहीं है। वो मैनेज कर लेते हैं वो हर दफ़ा। नहीं मैनेज नहीं, मतलब हाँ नहीं मैनेज भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर इनके पास वोट। मैनेज का मतलब ये कि कैंपेन अच्छी चलाते हैं, लोगों को ले आते हैं। जो आपने पहले कह दिया, वापस नहीं, पीछे नहीं जाओ। मैनेज का मेरा मतलब तो यही था। पीछे नहीं जाओ। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है, जेन्युइन सपोर्ट। नो डाउट, ठीक है, जेन्युइन सपोर्ट है। ठीक है, जो बाकी MQM की भी जेन्युइन सपोर्ट है, तीसरे चौथे नंबर पे हर सीट पे आए। अच्छा, मेरे भाई हैं तो मैं मस्ती कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी जेन्युइनली सपोर्टेड थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ जी, आप देखें कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी रैंडम लड़के जो हैं, ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज ऑफ सिंध, नॉर्दर्न सिंध में, सक्कर वगैरह में, खैरपुर में, PTI के लोगों ने वहाँ पे भी वोट लिया है। ठीक है, सो आई डोंट नो कि मतलब पीपल्स पार्टी, मतलब अगर सिंध के अवाम को आप एक अच्छा सा ऑल्टरनेट देंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको मिलना चाहिए। और मिफ्ताह भाई 2013, 2018 और 2024 इन तीनों इलेक्शंस को मैंने जाकर वहाँ पर कवर किया। तो ये 2013 से मैं वहाँ के नौजवानों में देख रहा हूँ कि वो अब बदज़न हैं रिवायती सियासत से और रिवायती सियासी जमातों के साथ। ये आप कह रहे हैं? जी, मैं देख कर आया हूँ वहाँ पर और लोगों से मेरी बात हुई है। तो ये 2013 से 2024 तक बड़ा फ़र्क आया है। मैं ये समझता हूँ कि सियासत में पाकिस्तान के अब इतना वैक्यूम हो गया है कि हर सूबे में कोई ना कोई इंशाअल्लाह नई ताकतें आएंगी। अल्लाह करेगा तो वो बेहतर ताकतें होंगी और कंपटीशन देंगी, तो ये पार्टियां भी इनसे बेहतर होंगी, इनकी वजह से, कंपटीशन की वजह से बेहतर होंगी और नई पार्टियां भी कुछ बेहतर काम कर सकेंगी। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा आपकी पार्टी के बारे में, लेकिन
ये बड़ा बुनियादी सा सवाल होता है लोगों का कि डॉलर की जो कीमत है इस वक्त एक्चुअल यही कीमत होनी चाहिए या ये मसनूई कीमत है? कोई किसी को नहीं पता। मुझे इतना पता है, इतनी इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है कि किसी को नहीं पता। ठीक, कीमत देखिए, डॉलर की कीमत किस तरह डिटरमिनेट होती है उसको देखते हैं जी। कराची पाकिस्तान में 20-30 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, 10-12 हज़ार लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें। ठीक है, उनमें से कई सौ रोज़ लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कई सौ लोग रोज़ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी डिमांड आती है, उनकी सप्लाई होती है। इस तरह पता नहीं कितने बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं जिनको डॉलर्स चाहिए होते हैं, जो कि पेरेंट्स को भेजना होता है, तो उनकी डिमांड आती है। कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जिनको यहाँ पे भेजना होता है अपने वालिदैन को, तो उनकी सप्लाई आती है। कितनी अंडर इन्वॉइसिंग पाकिस्तान में होती है, चीन को ऊपर से पैसे भिजवाने होते हैं, तो उसकी डिमांड आई होती है। ठीक है। सो कितना लोग पैसा घुमा के, टैक्स बचा के पैसा घुमा के वापस पाकिस्तान ला रहे होते हैं प्लॉट ख़रीदने के लिए, तो उसकी सप्लाई आ रही होती है। इतने फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज़ उतारने के लिए डॉलर्स देते हैं, जो कर्ज़ जिसमें डार साहब का भी रोल था, मुस्लिम लीग का भी रोल था, पीपल्स पार्टी का भी रोल था, और इमरान खान का भी बहुत बड़ा रोल था। जो इतने कर्ज़ लिए जो हम उतार रहे हैं, तो उसके अंदर जो कर्ज़ वापस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी सूद देने के लिए भी जो पैसे खरीद रहे होती है स्टेट बैंक, उसकी भी डिमांड होती है। ये सब इतनी सारी डिमांडें मिले तो किसी के मुल्क कोई बैठे हुए इधर मेज़ पे नहीं बता सकता कि डॉलर इतने का होना चाहिए। क्या पता कितने का होना चाहिए। तो ये कैसे डिटरमिन करते हैं? मार्केट डिसाइड करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छा। मार्केट बड़ी थिन है, और मार्केट में जो सबसे बड़ा एक्टर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर खरीद रहा होता है, उसकी वजह से डॉलर जो है उसकी शॉर्टेज होती है या प्रेशर आ जाता है, लेकिन वो उसको बढ़ने भी नहीं देता, उसको बैंकों को टोक के रखता है कि नहीं तुम अभी नहीं बेचो, महंगा नहीं बेचो, वगैरह वगैरह। तो स्टेट बैंक मैनेज होता है, थोड़ा सा मैनेज होना चाहिए, क्योंकि थिन मार्केट है। अगर इतनी छोटी मार्केट के अंदर अगर आप मैनेज नहीं करें, नंबर्स इतने ज़्यादा हैं लोगों के जो इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन मार्केट छोटी है, तो मैनिपुलेट भी होती है मार्केट। ऑफ कोर्स होती है, मैनिपुलेट होती है। बैंक्स भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक भी कर सकता है, और हमने देखा है दुनिया के अंदर, थाईलैंड में, मलेशिया में, साउथ अमेरिका के मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में, कि प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ इतना नहीं होता है, क्योंकि इतने बड़े लोग इसमें होते नहीं हैं इन्वॉल्व, लेकिन करेंसी ट्रेडर्स भी मैनिपुलेट करते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि व्हाट इज़ द राइट प्राइस। इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट एक्चुअली, बट द प्राइस इज़ के जो मार्केट में प्राइस है उसको सही मान लो। ठीक है, और उसको सही मान लोगे तो वो बस उस पर गुजारा कर लो। अब कर्ज़, इमरान खान ने जितना कर्ज़ लिया वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं लिया गया था, और अब जितना कर्ज़ लिया है वो इमरान खान से भी आप आगे चलेगा, बहुत आगे चलेगा। यानी कि जितना पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं लिया गया था वो फिर भी आपने दोबारा ले लिया। तो अब अगला जो 5 साल आएंगे यही होगा। बिल्कुल यही होगा। यही बात इमरान खान साहब नहीं समझते थे 2013 में। इमरान खान साहब बहुत सारी और बातें भी नहीं समझते थे, लेकिन ये भी नहीं समझते थे। ठीक है जी, फौज से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये भी एक बात। ये बात तो और मैं मेरे पीटीआई के दोस्तों को बोलूँ कि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जिस तरह इमरान खान ने बहादुरी से झेल काटी है। तो मैं ये पहले कह दूं, इससे पहले कि आप मुझे बुरा भला कहें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, वो सब समझते हैं आप ज़रा विटी हैं और थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारी समझदारी का फौतान इमरान खान साहब में भी था। और जिस तरह की वो बातें करते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब बातें होती हैं। ठीक है, और जब उन्होंने इतना कर्ज लिया, फिर शहबाज शरीफ आए तो इतना कर्ज लिया, क्योंकि कर्ज वापस करना होता है जी। आप कर्ज लेते हैं कर्ज वापस करने के लिए। अब उसकी एक साइकिल है, और ये कब 2010 से कर्ज बढ़ गया है। 2010 में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से कर्ज बढ़ गया है? NFC अवार्ड किया आपने जाके सूबों को 57% पैसे दे दिए, फिर उसके बाद सिंध को थोड़े और मिलते हैं, पंजाब KP को थोड़े और मिलते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को और फाटा को पैसे देते हो। आप 62% पैसा जो वफाक कमाती है वो सूबे को दे देती है। तो अगर वफाक का 8,000 अरब रुपए का डेफिसिट था पिछले साल, तो इसको 8,000 और टैक्स नहीं लेना, इसको 20,000 टैक्स लेना है, क्योंकि 12 तो वफाक दे देगा। ठीक है। अब सिंध वालों को तो पता नहीं है कि हुकूमत को सिंध को कितने पैसे मिलते हैं, 3,500 अरब रुपया इनके पास होता है, लेकिन नज़र नहीं आता। पंजाब के अंदर ये कि 60-60 पेज के इश्तिहार होते हैं। कायद आज़म की भी इंस्टीट्यूट का आप नाम चेंज करके
कोई और नाम रख लेते हैं या पता नहीं रखते रखते कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन नोटों पे ये बात दुरुस्त नहीं है, हंसी ये बात दुरुस्त नहीं है। पंजाब के अंदर या कहीं पर भी 100 रुपए की नोट पे मरियम की फ़ोटो नहीं आई है, ये बात गलत है। नहीं, वो तो खिदमत पे यकीन होता है। मैंने ये एक डायरेक्शन देखी थी कि मस्जिद वहाँ पे है और उसकी मैंने बोर्ड पे देखी है, बाकी मैंने कचरे के ऊपर कभी नहीं तस्वीर देखी। अपने कचरे की ठेले के ऊपर है, ठेले पर है, ठेले पर है, हर ठेले और पे। और अच्छा, हमारे जो पॉलिटिशियंस उनको बड़ा अच्छा भी लगता है कि इमरान खान साहब की यार तस्वीर आपका कोई भी साफ तो कर रहा इश्तिहार है। आता है ना, आप भी जब आपका जो 24 वाले इश्तिहार देते हैं तो उसमें आपका शो देखें तो वो नहीं आपका तस्वीर लगाते हैं। हाँ, तो मैं तो शो है ना, मेरा तो शो है ना, तो मेरा तो काम ही है। इनका भी शो है। मैं क्या कहूँ, ये मैं भी शो ही है ना मेरे भाई। पॉलिटिक्स कहते हैं ना वो कि पॉलिटिक्स भी एक जो है वो इट्स इंटरटेनमेंट सेक्शन ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इस तरह समझ लीजिए कि अब भी मतलब अब हर वक्त हम मतलब पॉलिटिशियन को भी हर वक्त मशहूर होना होता है ना, आपको भी बड़ा बनना पड़ता है। हर वक्त होना पड़ता है, मगर अभी तो लगता है 24 घंटे में से 26 घंटे मशहूर होना है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, ठीक है। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली अलग थे जी, वो इतने फोटोजेनिक भी नहीं थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मगर अच्छे आदमी खासे खुश मिजाज आदमी थे, बहुत खुश मिजाज आदमी थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन मतलब अब देखें लेकिन आप जो है ना वो मरियम की बुराई ज़रूर करते हैं। मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आप मुराद की तारीफ नहीं करते ना। मुराद की कोई फोटो नहीं आती। मैंने मुराद अली शाह साहब का एक बार मैंने एक प्रोग्राम किया तो उसमें चारों सूबाई वज़राए आला जो हैं उनका कंपैरिजन किया। तो इस तरफ बुज़दार साहब थे, इधर मुराद अली शाह साहब थे, बाकी सब तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा काबिल, स्टैनफोर्ड से मास्टर किया हुआ है, पढ़े लिखे, सचमुच पढ़े लिखे, अच्छा, बहुत अच्छा है। उनका बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमी का भी है और उनका साइंस का भी, टेक्नोलॉजी का भी है। NLD से फारिग तहसीन है। 6 चीज़ें करनी है। पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, लोकल गवर्नमेंट्स बना दो, अगर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं बनाने देते सूबे तो फिर छोटे सूबे कर दो। अच्छा, मुझसे एक मिनट, अभी मैं 5 चीज़ें आपकी पूरी सुनूंगा। आपने सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की। अब पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे यहाँ मजहबी मसला भी बन जाता है, हमारे यहाँ सोशल इशू भी बन जाता है। हमारे यहाँ तो लोग पोलियो के कतरे नहीं पीते, कि पोलियो के कतरे पी लेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। हमारे यहाँ तो लोग वैक्सीन के इंजेक्शंस नहीं लगाते। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे यहाँ आसान कहाँ है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बड़े अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन वाहिद मुसलमान नहीं है। हाँ, ठीक है। हमारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे और मुसलमान ममालिक हैं जो इसके अंदर हमसे ज़्यादा ईमानदारी होती है, हमसे ज़्यादा रवादारी होती है, हमसे ज़्यादा भाईचारा होता है। तो बांग्लादेश भी मुसलमान मुल्क है, उधर जो इज्तिमा होता है, जो हमारा जो रायवन का इज्तिमा उससे डबल साइज़ का होता है, 40 लाख लोग जमा होते हैं। बांग्लादेश के अलावा इजिप्ट भी मुसलमान मुल्क है, जॉर्डन भी मुसलमान मुल्क है, हम उनको माने कि ना माने, सऊदी अरब भी मुसलमान मुल्क है, ठीक है। जिस मुल्क को ज़रूरत पड़ी है पॉपुलेशन कंट्रोल की, सब ने कर लिया है। कोई भी इस्लाम का किला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। अब सीरियसली इस्लाम का किला तो पाकिस्तान को भी मैं नहीं मानता हूँ। आप न माने, मगर इसकी वजह मैं आपको जी कि इस्लाम को इन किलों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान को बने हुए 1370 साल हुए हैं, इस्लाम को आए हुए 1450 साल हो गए। तो पहले जो है वो इस पाकिस्तान से पहले जो 1300 साढ़े 1300 साल थे वो इस्लाम का किला कौन चला रहा था? किला तो था नहीं, तो इस्लाम कैसे चल रहा था? ये जो मौलवी साहिबान हमेशा बोलते हैं कि इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा, तो तुम्हारे पैदा होने से पहले क्या हो रहा था? ठीक है, मतलब उसके अंदर कुरान मजीद आया, उसको कोलेट किया हज़रत ज़ैद बिन सभी ने, हज़रत उस्मान के ज़माने में दीगर कॉपियाँ जलाई गईं, वो एक कॉपी रही। उसके बाद वो कुरान मजीद के हुफ़ाज़ का इंतकाल हो गया, लेकिन फिर वो सेटिंग हो गई, सब कुछ लोग आ गए, आज आपको हर जगह हुफ़ाज़ नज़र आते हैं। हदीस जमा हुई, हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में अराब लग गए, ठीक है, हाँ, उसके बाद हदीस जमा हुई जी, सही सत्ता है, और उसके अलावा बतेरी हदीस की किताबें हैं, पूरी शरिया की पूरी वो हुई जी, फ़िक़्ह की 4 बड़े इमाम आए, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम सुन्नियों के अंदर इमाम जाफ़र सादिक, 5 हो गए। ये तो सब पाकिस्तान बनने से पहले हो गया था। तो किला तो था नहीं आपके पास, तो ये कैसे हो रहा था? इस्तेमारी क़ुव्वतें इतनी जो है वो नहीं, मतलब मेरा कहने का है इतनी पावरफुल नहीं थी ना। अपने आप को इतना ना समझो ज़रूरी। ये अल्लाह ताला ने मज़हब दिया है, मैं आप अल्लाह करे पाकिस्तान क़यामत तक कायम, लेकिन मैं आपको एक गारंटी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम होगा कि नहीं, इस्लाम होगा।
बेशक। ठीक है, तो ये किले की ज़रूरत नहीं है इस्लाम को। ठीक है, ये जो लोग रोज़ खड़े हो जाते हैं ना, कसम से पाकिस्तान, इस्लाम इज़ वेरी सेल्फ सफिशेंट। ठीक है। इट डजंट नीड सऊदी अरब, इट डजंट नीड पाकिस्तान, इट डजंट नीड इजिप्ट। इस्लाम इज सर्वाइविंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इट इज ग्रोइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बेशक बेशक। लेकिन जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है तो हम तो पोलियो रिडक्शन में कामयाब नहीं हुए अभी आज तक। हम पोलियो रिडक्शन में कामयाब हो जाते हैं ईमान से। अच्छा। अफगानिस्तान नहीं होता, और वहाँ की पॉपुलेशन इधर आ जाती है, उससे हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो हमारे रेफ्यूजीज़ की पॉपुलेशन होती है, आप देख लीजिएगा ना, जब जहाँ पोलियो के वायरसेस और निकलते हैं ना, वो रेफ्यूजी की पॉपुलेशन करीब होती है। कभी कभी निकला है पिंडी के भी सेंटर। नहीं, कराची से हर साल। कराची में बहुत अफगानी पॉपुलेशन सुपर हाईवे पे रहते हैं ना, जिसको अब हम मोटरवे कहते हैं। जी 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 जी। वो सुपर हाईवे मैंने छोड़ दिया मोटरवे कहना, उसको सुपर हाईवे कहते हैं। क्यों छोड़ दिया? क्यों सारे पंजाब में मोटरवे बनाया, सिंध में जब बारी आती है इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं कहा यार, तो अयूब खान जो बना के गया सुपर हाईवे, तो उसका नाम मोटरवे रख दो, तो ये मोटरवे नहीं, हमको हमारा मोटरवे दो। ठीक है। सो द थिंग इज कि मतलब सुपर हाईवे पे अफगानियों की पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से तो ये सिर्फ अफगानिस्तान फेलियर, दिस इज नॉट अ पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। पोलियो तो बट द थिंग इज कि जब आरिफ अलवी साहब सदर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी बात भी हुई थी, उलमा कराम भी रेडी हैं ये करने के लिए। आप उलमा की बहाना लेके, ये उलमा को आपने IMF बना दिया है। ठीक है। लेकिन जब हमको उलमा से भी चीज़ करवानी होती है ना, अभी आपने देख लिया है ना कुछ दिनों पहले, करवा लेते हैं। ठीक है। तो ये कैसे होगा? यानी पॉपुलेशन कंट्रोल किए बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। तो करो ना। कैसे करें? यहाँ तो बात करना ही अजाब है। कोई बात का मतलब मैं और आपको बात करनी शायद इतनी दुरुस्त तरीका नहीं आता, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स जो होती हैं वो गांव-गांव गोट जाएं, अर्बन शहरों में शुरू करें, गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोग्राम करे, वाइसेक्टमी के इंसेंटिव प्रोग्राम करे, हिस्टेरेक्टमी के प्रोग्राम्स करे, वो जो ट्यूब टाइट्स के जो भी किस्क होते हैं तरीक़ेकार, 2-3 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद वो 5 साल वाले टीके होते हैं, 3 साल वाले टीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिल्स को आम कर सकते हैं, दीगर कॉन्ट्रासेप्शंस को आम कर सकते हैं। मैं उसमें अब तफरीर में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि देयर आर वेज, मुझे तो इतना नहीं समझ में आता, लेकिन कोई कमेटी तो बनाओ, कोई गायनाकोलॉजीज़ के एक्सपर्ट्स, कोई पॉपुलेशन की डेमोग्राफी के एक्सपर्ट्स, मज़हब के एक्सपर्ट्स, उलमा इकराम को बिठाओ, इस्लामिक आइडियोलॉजी वालों को बिठाओ, बैठ के बात तो करो। हम सारा दिन बात करते हैं। 8 कमेटियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई हैं, 8 या 10 कमेटियाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे। बढ़ेगा नहीं एक्सपोर्ट, लेकिन कमेटियाँ बनाई, तो एक कमेटी इस पर भी बना दें। तो ये भी आइडियोलॉजी का मसला है, कॉम्पिटेंस का मसला है, नॉट अंडरस्टैंड। देखो, ये समझ और कॉम्पिटेंस अलग होती है। छोटी मोटी समझ सबको होती है अपने फ़ायदे की, अपने सियासी फ़ायदे की। ठीक है। लेकिन दे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि यार दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट अर्जेंट। ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल का आज शुरू करोगे तो आज फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जिसका आज फ़ायदा नहीं हो रहा, सियासतदान उसका नहीं सोचता। वो तो ये सोचेंगे ना यार मैं 5 साल मेहनत करूंगा और समर तो 8वें साल आएगा। तो अब तो मेरे बच्चे होंगे, मुझे क्या जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग है हमारी। तो पहली चीज़ आपने पॉपुलेशन कंट्रोल, आगे आप तालीम। ठीक है। तो उसके बाद आपने तालीम को एक्चुअली ठीक करने के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट्स बनानी पड़ेंगी। अगर लोकल गवर्नमेंट सूबे नहीं बनने देते तो फिर आपको छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन दे दें कि लोकल गवर्नमेंट बन जाओ, इंसान के बच्चों की तरह इसको एम्पावर्ड करो, सारे पैसे खुद नहीं रख लो, इजारादारियाँ ना कायम करो। लेकिन अगर तुम बज़िद होकर इजारादारी कायम करोगे तो फिर हम छोटे सूबे बना देंगे। ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हमेशा लोकल बॉडी सिस्टम जो है पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए या पॉलिटिकल ज़रूरतों के तहत जो है उसका, यानी वो एक हथियार है, पॉलिटिकल हथियार के तौर पर उसे इस्तेमाल किया है। यही हुकूमत का लेवल होता है जो हुकूमत को सर्विस पहुंचाता है, लोगों को सर्विस पहुंचाता है। ये करें। 4-5 चीज़ें, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, तो ज़रूर दे दें आप लोग गवर्नमेंट को। डायरेक्ट उनको आप फंड करें वफाक से। PFCs तो सूबे बनाती नहीं है, तो NFC के अंदर अपने अपने इससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दे दें। 70% ऑफ दिस मनी शुड गो टू दिस लोकेलिटीज़, 30 शुड गो टू द प्रोविंसेस। फिर आपने जो है हुकूमत की साइज़ निचकारी करनी है, और हुकूमत की साइज़ को छोटा करना है, और टैक्स रेट्स कम करने हैं, सेल्स टैक्स रेट कम करने हैं, इनकम टैक्स रेट्स कम करने हैं, ये गलत इंसेंटिव्स कम करने हैं आपने। ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत का अखराजात साथ साथ कम करने हैं। फिर जो करने के रिफॉर्म्स हैं हुकूमत के अंदर, पेंशन रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है, हुकूमत की साइज़ छोटा करने की ज़रूरत है, हुकूमत का स्कोप छोटा करने की ज़रूरत है, वो काम करें। ये 4 काम करने हैं आपने, बस सब ठीक हो जाएगा। यार देखिए, हर चीज़ तो कल मैं यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जर्मनी से थे, वो मेरे घर पे आए हुए थे। ठीक है। तो वो जर्मनी के मसाइल बता रहे थे।
जिधर 50-60 हज़ार डॉलर पर कैपिटा जीडीपी है, ठीक है। तो मसाइल तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। ठीक है। अभी तो ये बिलावल साहब आए हैं, आसिफा बीवी आई हैं, मरियम बीवी आई हैं, तो इनके बच्चे भी तो आएंगे, तो वो भी तो हुकूमत में आएंगे ना। जुनैद सफदर के ज़माने में भी मसाइल तो होंगे, ठीक है। तो आपको यकीन है इस बात का? यकीन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो अभी तक कहीं है ही नहीं ना, कहीं यकीन नहीं है, लेकिन मतलब एक बात कर रहा हूँ, हाँ। मतलब चलो जुनैद सफदर नहीं हो, कोई और हो जाए, लेकिन मिसाल है कि इनके बच्चे भी तो आएंगे, तो मिसाल ही होंगे। हाँ। हो सकता है कि हमारे बच्चे भी आ जाए, कोई हाँ, मेरे आपके बच्चे के भी कभी चांस लग जाए, क्या पता। आपकी तो पार्टी बन गई है। मेरे बच्चों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बन गई है। पार्टी बन गई है आपकी। हाँ। तो सर और मैंने उसे वैसे ये जिद पार्टी के अंदर आइन में लिखवाया कि शाहिद भाई के बाद शाहिद भाई के बच्चे नहीं आ सकते पार्टी में। सिर्फ शाहिद भाई के लिए ये? सिर्फ नहीं, शाहिद भाई के लिए, सबके लिए। सबके लिए। हाँ। यानी जो सरबराही कर लेगा उसके बच्चे नहीं आएंगे? सरबराही 2 टर्म कर सकता है, उसके बाद उसको जाना जरूरी है उस पोस्ट से। तो सर कोई और आएगा, उसके बच्चे नहीं आ सकते ना, उसकी कोई उनकी शाहिद भाई की एक बहन सियासत में, वो भी नहीं आ सकती। अच्छा, आप इतना जो है वो बिल्कुल एक हट के पार्टी का आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, और 1-2 मरतबा आप सदर बन गए पार्टी के, उसके बाद नहीं बन सकते। तो मैंने पहले भी किसी जगह पे सवाल किया था कि मिफ्ता भाई, हमारे यहाँ जो निज़ाम है उसको हमने माना है, समझा है, और उस पर हम अमल करते हैं। हमारे यहाँ शुरू से हाइब्रिड निज़ाम है, कम से कम जब से बेनज़ीर भुट्टो साहब आएंगे, तो उस वक्त से अगर देख लें तो जब से आएंगे एक हाइब्रिड निज़ाम है, हमने उसको माना है। इलेक्शन इसी तरह से होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, हमने इसको माना है। तमाम पार्टियों ने इसी तरह से हुकूमतें बनाई हैं, इसी तरह से इलेक्शन लड़े, और जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो उसके अगेंस्ट बात करती हैं, हुकूमत में आती हैं तो इसे तस्लीम करती हैं। तो यही सिस्टम है। आप इस वक्त क्योंकि कहीं नहीं है, तो आप इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं? तो पहले कामरान भाई ने ट्रेनिंग बेस्ट की है आपकी। उस्ताद है मेरे मेंटोर हैं, मेरे मेंटोर हैं। ठीक है। वो कि देखें, मेरी बात सुने, ममनून साहब की एक बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो सियासत की बेस्ट बात है। उन्होंने कहा यार, अगर हुकूमत में नहीं आओगे तो क्या मर जाओगे? मौत तो नहीं आ जाती ना। नहीं आए तो नहीं आए, इलेक्शन लड़ते हैं, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। तो अगर आपकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, आपका कोई वैल्यूज़ नहीं है, कभी आप वोट को इज़्ज़त दें, कभी आप किसी और को इज़्ज़त दें, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जब आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो आगे वाले को पता ये नहीं चलेगा कि आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी दिन जो है वो मीर जाफ़र बना देते हैं, किसी दिन अपना बाप बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की ये सियासत है ना, तो फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा। तो मैंने और शाहिद भाई ने कम से कम ये सोचा हुआ है कि यार सही तरीके से सियासत करें, सही बात करें, ठीक है। सो आई ट्राई टू डू द राइट थिंग, वी ट्राई टू से द राइट थिंग, वी डोंट ठीक है। और हम किसी को ये कैसे कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान के लिए सिर्फ शरीफ ख़ानदान का या भुट्टो ख़ानदान का होना ज़रूरी नहीं है, कोई और लोग भी लीड कर सकते हैं, या इमरान खान का ही होना ज़रूरी नहीं है, कोई और लोग भी लीड कर सकते हैं। अगर हम अपनी पार्टी में कहेंगे नहीं हमारी पार्टी में लेकिन शायद अब्बासी ही होगा, तो बात ही नहीं बनती ना। तो कोई भी हो सकता है। और शाहिद भाई की उम्र 65 साल है, मेरी उम्र भी 61 साल है, मतलब ठीक है, मतलब अल्लाह करे, लेकिन लाइफ गोज ऑन, ठीक है। मतलब कुछ और कर लेंगे ज़िंदगी के अंदर, मतलब ये कि मतलब कोई और हो सकता है कि ये पॉडकास्ट मेरा और आपका कोई पश्तून बच्ची सुन रही हो, या कोई सिंधी बच्ची सुन रही हो सिटिंग इन लाड़काना या चार सद्दा, और वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, और 10-15 साल बाद वो इस पार्टी को लीड करके अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, मैं सोचूंगा यार वो बात ठीक है। और हो सकता है कि जिस दिन वो ओथ ले, तो उस दिन उसको, मुझको और शाहिद भाई को याद कर ले कि यार इन्होंने अच्छा काम किया था। सो वी आर पुटिंग देखिए ना, दूसरी मुल्कों में भी तो पार्टियां हैं ना जो 200 साल से चल रही हैं, तो हम एक वो शुरू कर रहे हैं स्टेप, और जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। मैं आपको मसूद भाई बता रहा हूँ कसम से, मैंने अभी PIB के अंदर हमने 1000 लोगों का जलसा किया है, फारूक सत्तार साहब के घर की दूसरी वाली गली में, लोअर मिडिल क्लास माजर एरिया, आपको पता है, बाकी पाकिस्तानियों को नहीं पता होता। जितना रिस्पांस मुझे अवाम पाकिस्तान में मिलता है, मैंने बहुत मेहनत करी है मुस्लिम लीग के लिए, यहाँ पे कभी भी इतना मुस्लिम लीग के लिए नहीं मिला है। जितना वैक्यूम मुझे आज कराची में नज़र आता है, कभी भी नज़र नहीं आया है, ठीक है। देयर इज़ वर्क टू बी डन। हम तो बहुत छोटे हैं, ना होने के बराबर हैं, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम कोशिश कर रहे हैं। शाहिद भाई 2 दिन पहले भी थे, लेकिन शाहिद भाई आए थे, हम 4 जगहों पे ले गए। मैं इनको कम्युनिटी से मिला रहा हूँ, मैं खोजों की कम्युनिटी में ले गया, ठीक है, दसनाशरी गुजराती शिया। मैं इनको मेमनू के पास ले गया, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। बिजनेसमैन एक हैं हमारे समी खान साहब, उन्होंने इनकी दावत की।
फिर एक दिन पीआईबी के अंदर जलसे करे, तो शाहिद भाई की भी बड़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बातें अप्रिशिएट करते हैं। उनको ये लगता है कि यार मिफ्ताह और शाहिद जो है ना वो बातें सही करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम बातें ही कर सकते हैं ना। नहीं, अल्लाह ताला आपको अभी जब इलेक्शन आएगा तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, लेकिन एकदम डिग्निटी लूज करके नहीं जीतना नहीं, ये बहुत 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 अच्छी बात है। और इसीलिए मैंने देखा जब आपने कराची में अपने दफातर खोले और मैं आया था, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस था, बहुत बहुत लोग थे आपने जमा किए हुए थे। बस दो बातें, वो तो दोराजी कॉलोनी था ना, वो मेरे मेमन थे। नहीं, तो आपने पीआईबी में किया जो आप बता रहे हैं, वो तो बड़ा मैदान है और वहाँ तो नहीं, अभी हमने हमारे शेख सलाउद्दीन साहब जो एमक्यूएम के एमएनए भी थे, जी शेख सलाउद्दीन, अब उन्होंने जो है वो दिसंबर 6 को या दिसंबर 7 को या शायद 14 को वो अब सेंटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद में या लियाकताबाद में कहीं ना कहीं वो एक जलसा करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला जलसा जो है कोरंगी में होगा। ये हज़ार 1500 लोगों का होगा, इससे बड़ा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये हम करते रहेंगे। कब तक सोच रहे हैं मीनार पाकिस्तान तक पहुँचने का? हमारी सोच है कि इलेक्शंस जो है ना वो अभी तो बहुत दूर है, 29 में तो है ना इलेक्शन, 29 में, तो हमारे पास हमारी सोच है कि हमारे पास वक्त है, हमको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए पार्टी। तो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पे जाना ज़रा सा अभी प्री मैच्योर है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन हम जगहों पे, लाहौर के अंदर जगहों पे जाएंगे। निश्तर पार्क कर लेंगे उससे पहले, निश्तर पार्क उससे पहले निश्तर पार्क पे अल्लाह की मेहरबानी से वो चाइना कटिंग इतनी हो गई है, आप तो छोटा हो गया। लियाकत बाग कर लेंगे आप, सब जगह जाएंगे सर। लियाकत बाग में जाते हुए डर लगता है, लेकिन खतरनाक जगह है उधर। शाहिद भाई उनको सर आप तुम तल्ले चले, उनको मत लेके जाइएगा, वहाँ पर 2 वज़रा है, साबिक वज़रा आज़म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद नहीं, उधर मैं कहूँगा शाहिद भाई अकेले चले, मैं आपकी गाड़ी में नहीं आ रहा हूँ। शाहिद भाई को लेके ही मिल जाइएगा, उनको जो ना नहीं, बगैर शाहिद भाई के जलसे नहीं होते। नहीं, वो शाहिद भाई हमारा वो है माशाल्लाह से, इस उम्र में भी वो जितने एक्टिव हैं। और गालिबन पिछले साल की बात है, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ड्रॉप किया होटल तक, तो जिस तरह वो गाड़ी चलाते हैं ऐसा लगता है जहाज़ चला रहे हैं वो, कसम खुदा की, बहुत तेज़ चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं गाड़ी। मैंने कहा इतनी तेज़ खेलेंगे, मैं इस गाड़ी को नहीं देख रहा, 2 गाड़ियाँ आगे देख रहा हूँ। वो अपनी ड्राइविंग पे उनको कुछ ज़्यादा ही नाज है, लेकिन बहुत तेज़ चलाते हैं गाड़ी। तो मतलब सीरियसली 2-2.5 घंटे, मैं खैर एग्जैजरेट करता हूँ। मैं कभी कभी मेरे घर से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं शायद मुझे स्पीड पे जा रहे हैं, गाड़ी को ले जाइए इस्लामाबाद, आधे घंटे में जी। 2 बातें सिर्फ आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम कराची आइट हैं और कराची से दिली वाबस्तगी भी, और जब तक कराची ठीक नहीं होता हमारे जहनों में यह है कि पाकिस्तान उस वक्त तक ठीक नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती, वफाकी हुकूमत क्या करती है, क्या नहीं करती, हमारे मुल्क का एक सिस्टम तो है ना, वो एक जो जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो वो क्या कर सकती है, उसको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब SIFC भी है, सारी चीज़ें, जब इकोनॉमी में आप आए रहे हैं तो फिर कराची को कब तक आप ठीक करेंगे? अच्छा देखें, एक ये जो कराची आइट हो के ना हो, मतलब मैं लाहौर में भी बहुत अरसे रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं लाहौर में, मेरा घर भी इस्लामाबाद में भी मेरा घर है। सो आई मीन आई लव ऑल 3 सिटीज सीरियसली। द थिंग इज दैट ये वाले मसाइल कहीं नहीं है ना? नहीं, ठीक है, दिस इज ट्रू। जब भी पाकिस्तान की मईशत चलेगी ना 6%, तो कराची की 8% उस साल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप इस तरह सोचिए कि पाकिस्तान में 6% कंसिस्टेंट ग्रोथ लाने के लिए कराची में 8% ग्रोथ लानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह भी सोच लीजिए, कराची में 8% ग्रोथ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सिविक सर्विसेज ठीक करनी पड़ेंगी। कराची के अंदर आपके पास बसें ही नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें ही नहीं है, बसें ख़त्म हो गई, आएंगी ना, नई बसें आएंगी। नहीं, वो थोड़ी बहुत 25-50 नहीं, मतलब हज़ारों बसें होनी चाहिए ना, जहाँ पे आपको इंसेंटिव पैकेज दे दें तो प्राइवेट सेक्टर के लोग बसें डाल देंगे। 4-4 साल से ये रोड खुदे हुए हैं, यूनिवर्सिटी रोड है, करीमाबाद का रोड है एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आज के दौर में 60% शहर में पानी ना हो, किसी शहर में नहीं होता। लेकिन जो कराची के लोग जो नहीं सोचते, और सोचना चाहिए माजरत के साथ, वो ये है कि यार कराची जो है ना अब भी अमीर शहर है। तो कराची में अगर आप सुबह मूंगफली लेके भी निकलेंगे ना 1000 रुपए की, तो रात को आएंगे तो 3000 रुपये घर पे लेके आएंगे। सही। आप ये बलूचिस्तान और सिंध में, इंटीरियर सिंध में नहीं कर सकते, ठीक है। उधर कोई रोज़गार ही नहीं है। कराची में कम से कम रोज़गार है, अगर थोड़ी सी आप मेहनत करना चाहते हैं तो मोस्टली भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर थोड़ा सा सरपरस्ती कर ली जाए कराची की,
जो कराची को कोई ओन करे। हाफिज़ नईम ने कोशिश करी लेकिन अब वो मंसूरा चले गए। और हम तो, मैं और सलाउद्दीन तो सारा दिन ये सोचते रहते हैं, नासिर भाई हमारे साथ, नासिर महमूद साहब, कि हम कराची की ये बात करेंगे कि यार कराची का ट्रांसपोर्ट ठीक करो। यू नो, ये हम ट्राम चलती थी मेरे बचपन में जी, बसें, डबल डेकर बस भी होती थी, यू नो, सिंगल डेकर बसें होती थी। उधर से कम कम होते होते मिनी बस होती थी फिर, X12 मेरे ख्याल से मैं कॉलेज से जाता था, 11B होती थी एक, आजम जी साइंस कॉलेज से मुझे घर पे लेके आती थी। अब हम आ गए हैं चिंचियों पे। अच्छा, वो जो बसें थी ना 1960 वाली, वो आज तक चल रही हैं? जी जी जी, वो चल रही जाहिर है। है। अच्छा, वो ट्राम, अब चिंचियों पर आ गए, ट्राम पर मुझे याद आया, ट्राम में बड़ा शौक था, देखता था, लिस्बन गया, वहाँ बैठा मैं उसमें ट्राम में, चलो, वहाँ पर भी चल रही है हाँ अभी मतलब, तक। तो सो थिंग इज कि मतलब हम चिंची पे आ गए जी। इसी के सर्कुलर रेलवे ख़त्म हो गई, हालांकि भुट्टो साहब ने शुरू की थी लेकिन ख़त्म हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है इसको चलाने के लिए, लेकिन कोई करता ही नहीं है, नोबडी केयर्स। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट रियली डजंट केयर, वफाक भी ऑल्सो डजंट केयर। सो आई थिंक दैट दिस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रोल जो है ना वो MQM का है कि MQM ने तो मतलब बेड़ा गर्क ही करा है कराची का, कोई अच्छा ही चीज़ नहीं करी। आजकल आपस में लड़ रहे हैं, यू नो, बट लेकिन मतलब यही कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को, PTI को वोट 13 में तो इतने मिले नहीं, लेकिन 18 में मिले कुछ वोट, कुछ सीटें ज़्यादा मिली इनको, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 13 में मुझे एक MQM के बहुत ही अहम शख्सियत थे, अब पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उन्होंने कहा कि आखिर वक्त पर हमें मैसेज मिला कि भागो, ठीक करो, वरना PTI ज़्यादा सीटें ले जाएगी। तो 13 में PTI को रिवर्स किया गया था। हाँ, और 18 में फिर PTI को पॉजिटिव किया गया था, और फिर 24 में एकदम रिवर्स कर दिया गया। वो तो तारीख है। तो वो सबसे अच्छी बात वो उस दिन में देख रहा था कि जब शाहिद भाई को मुशर्रफ साहब का मार्शल आया और जेल में डाला, तो अखबार में आया था कि कौमी मफाद में इन लोगों को पकड़ के लाठी जेल में डाला। जी। 2-3 साल बाद जब छूटे वो, तो उस पर अखबार में आया कि कौमी मफाद में इनको छोड़ दिया। शाहिद भाई बोलते मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौमी मफाद है क्या। तो ये भी कौमी मफाद में कभी MQM को जिताते हैं, कभी MQM को हराते हैं। और इस किस्म के इलेक्शंस के अंदर आंख मचोली खेलने से या अपने माइंड चेंज करने से, हमने बलूचिस्तान के अंदर भी जो मसाइल है ना, उसकी एक वजह यही है। तो कराची के अंदर सीरियसली, मतलब हमारी पार्टी का मैं आपको बता दूँ, ये K4 बना रहे हैं 20-30 साल से, पता नहीं कितने, वफाक भी पैसे दे चुका। मैं उस वक्त भी कहता था कि K4 ना करो, 1996 से चल रहा है। मैं उस वक्त भी कहता था कि K4 ना करो। इस सामने समंदर है आपके, और लिटरली सामने समंदर है। ठीक है, 3-4-5-6 किलोमीटर अंदर जो है वो, उधर से पानी खींचो और RO प्लांट्स लगा लो। कराची को RO प्लांट मिल जाएगा और सब पानी कराची पानी। बहुत महंगा नहीं होगा? नहीं, जो आज जिस रेट पे पानी खरीद रहे हैं उससे सस्ता ही होगा। ठीक है। नंबर 2, अगर अवाम पाकिस्तान की भी हुकूमत आई, 6 महीने के अंदर हर हाइड्रेंट बंद कर देंगे। 3 महीने के अंदर किसी भी हाइड्रेंट को मेन लाइन से कनेक्शन नहीं होगा, वो कुएं से निकाल लो तो निकाल ले। ठीक है। एंड 6 महीने के अंदर हाइड्रेंट आपके, और 2 साल के अंदर पूरी कराची में पाइपलाइंस होने चाहिए, RO प्लांट चलने चाहिए, और हर आदमी को बशमूल इन डिफेंस क्लिफ्टन इनको भी फोर्स करें कि आप लाइनें डालें। हम ये पोल्यूशन की ट्रकें चलाएंगे भी नहीं, और हम सबको पानी देंगे। जी। ठीक है। और पूरे पाकिस्तान, बल्दिया के अंदर पानी नहीं थे, इतिहाद टाउन में पानी नहीं थे, गरीब तरीन पश्तून और हज़ारावाल लोग रहते हैं वहाँ पे, उनको पानी नहीं देती। तो आप पानी नहीं दे रहे 60% को। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग अवाम पाकिस्तान विल डू। विद इन 3 months ऑल वाटर हाइड्रेंट्स विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन लाइन। 6 months के अंदर देयर विल बी नो नीड फॉर एनी वाटर हाइड्रेंट्स। इन 2 years देयर विल बी वाटर इन एवरी होम इन कराची, इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि जो मैं आपसे बता रहा था, स्कूल वाउचर्स कर देंगे कि हर बच्चे को स्कूल वाउचर देंगे, प्राइवेट स्कूल का वाउचर देंगे, और बच्चे को ये देंगे। मतलब ये अगर आपने चीज़ें नहीं करी, पुलिस विल बी लोकल पुलिस। ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू नेबरहुड कमिटीज़। जो हुकूमत की पब्लिक स्कूल होगी, दे विल बी आंसरेबल टू द लोकल कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विल बी स्टॉक्ड विद मेडिसिन, नॉट विद इन्फेक्शंस। ये चीज़ें बेसिक कर लेंगे इंशाल्लाह, हम आपको करके दिखाएंगे अगर अल्लाह ने कभी हमको मौका दिया। ठीक है। तो कोई रोड मैप होगा, कोई जहन में होगा कि 29 तक आप कर लेंगे, या आपको लगता है? 29 में तो मैं वफाक के इलेक्शंस की बात कर रहा था। ये लोकल बॉडीज़ के पहले इलेक्शन हो गए ना। मैं देखें, जो बड़ी उम्मीद की किरण है ना इस वक्त, वो मेरे दोस्त के बेटे एहसन इकबाल साहब के बेटे अहमद एहसन इकबाल ने कुछ 4-5 दिन पहले एक रेजोल्यूशन पेश किया है, अली हैदर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे के साथ मिलकर, जो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं। और इन्होंने कहा है वफाक को कि यार आप एक मुस्बत आईनी चैप्टर लिख दें
जो लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये बेहतरीन, और जो इससे भी अच्छा है, जो पंजाब गवर्नमेंट का तो लोकल गवर्नमेंट लॉ बेकार है, और वो बड़ा अच्छा एक लॉ कहते हैं कि वो हो जाना चाहिए। उसके अंदर मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहता हूँ कि PFC, क्योंकि सूबे की हुकूमत नहीं बनाती प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, तो NFC के अंदर जो पैसे हैं वो डायरेक्ट सूबों को, शहरों को मिले, ठीक है। 70% या कुछ। ये अगर एक अमेंडमेंट कर लेता है, और अब मैंने सुना है कि दूसरी असम्बलियाँ भी ये में बात चल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग तीनों ने वोट दिया है, ठीक है, और मलिक अहमद ने इसको स्टेयर किया है, जो स्पीकर है जी जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये हो जाता है, और अगर हम 27वीं तरमीम जो भी हो या 28वीं हो जाए, या जो इनकी मर्ज़ी नंबर ये डाल दें, ठीक है, तो ये अगर 27वीं तरमीम में अगर ये हो जाती है लोकल बॉडीज़, तो फिर लोकल बॉडीज़ विल बिकम इम्पॉर्टेंट। बेहतरीन। पीपल MNA नहीं बनेंगे मेयर बनना है। और हुआ था ऐसा मुशर्रफ दौर में, बिल्कुल हुआ था मुशर्रफ और ये हो जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाहौर के अंदर या पेशावर में या कोयटे में या कराची में एक एक ख़ानदान या एक एक पार्टी की इजारादारी हो। आप लोगों को अपनी हुकूमत उनके दहलीज पे दें। अगले 5 साल में पाकिस्तान की सियासत में क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? नहीं आएंगे? शहबाज शरीफ साहब भी कंटिन्यू करते नजर आ रही? पाकिस्तान की तारीख ये है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी टर्म पूरी नहीं की है। तो वो तो ट्रम्प भी पूरी करते नजर आ रहे हैं, और तवक्को है कि अगर शायद, मुझे नज़र नहीं आ रहा है ट्रम्प पूरी करते। अच्छा, नहीं आ रहे? नहीं। ये जो बलूचिस्तान वाले माहिदे की बात हो रही है कि वो 2.5 साल के लिए था, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, मगर कश्मीर में तब्दीली आ गई है। अब पहले जिस वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया था उसको हटाकर अब पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म वहाँ पर लेकर आ रही है अपने। हाँ, तो ये इसका असर क्या विफाक में भी नज़र आएगा? मुझे ये नहीं पता, मुझे कोई माहिदे का नहीं पता आपस में इनकी क्या अंदर बात हुई है, मुझे तो नहीं इसका प्रीव्यू है। लेकिन मैं ये सिर्फ तारीख़ को देख के ये कह रहा हूँ। अच्छा। कि पाकिस्तान की तारीख़ ये कहती है किसी वज़ीर आज़म ने जो कि इलेक्टेड भी हो काफ़ी अक्सरियत से, उसने भी अपनी टर्म पूरी नहीं की। ठीक है, आपकी सियासी बसीरत का फ़ायदा उठाते हुए बिलावल को आप कब देख रहे हैं वज़ीर आज़म? मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरी काम है वो ये नहीं कर रहे। वो बहुत मकबूल है, समझदार हैं, पब्लिसिटी है इन्हें। सिंध में अगर ये थोड़ा सा अच्छा काम कर लें बशमूल कराची के, तो उनकी पंजाब में एक्सेबिलिटी बढ़ेगी जाएगी। इमरान खान जेल से कब बाहर आ जाएंगे? इसीलिए खुदा ने कहा है ना कि गैब का इल्म मेरे पास है। हमारे बड़े नहीं समझते, सियासी बसीरत बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी, लेकिन ये इसका मुझे पाकिस्तान में जो है ना वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, दुनिया में नहीं लगती। कभी के दिन बड़े, कभी की रात बड़ी। हमारे मुस्लिम लीग के दोस्तों को लगता है कि इमरान खान कभी भी जेल से वापस नहीं आएंगे, 10 साल तक नहीं आएंगे। उनको लगता है कि 10 साल तक उनकी हुकूमत रह जाएगी। उनको ये इसीलिए जब ये सब चीज़ें होती हैं तो मैं इनको बोलता हूँ कि थोड़ी सी कोई लिहाज कर लो, वक्त हमेशा एक जैसे नहीं रहते और तुम्हारी बारी भी आएगी, और इनकी बारी आएगी, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब ये अल्लाह का भी कोई वो है, निज़ाम है। मतलब आप इस किस्म की लूट मार की हुकूमत पे बैठे हुए हों, मतलब जो आपकी हुकूमत, आप सीटें नहीं जीते और हुकूमत बन के बैठे हो, तो हमेशा नहीं रहती ये चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि ये कभी ना कभी इनकी बारी भी आएगी। और पाकिस्तान में कब अपोजिशन की बारी नहीं आई है, मतलब कब वो उस पर नहीं रहा है हदफ पे। अल्लाह करे कि खैर हो, लेकिन अब मैं तो चाहता हूँ कि ये सब एक दूसरे को जेल में बंद करना छोड़ दें। लेकिन इमरान खान साहब कभी ना कभी तो छूटेंगे, मुझे नहीं पता सीरियसली। मतलब आई डोंट रियली सी क्या कर लें ऐसा कि छूट जाएं। वो तो अब मुनीब फारूकी से पूछ लीजिए, मुनीब फारूक से पूछ लीजिए क्या कर ले, मुझे क्या पता। मुनीब को पता होगी, मैं फ़ोन कर लूँगा रात को मुनीब को कि भाई ज़रा पूछेगा भी, मुझे भी बताइए। वही वो अक्सर कहते हैं ना कि ये कर लो, ये 4 चीज़ें कर लो तो वो कर लेंगे। इस वक्त सियासत में जमूद है पाकिस्तान में, कोई चीज़ आगे नहीं जा रही है। लेकिन जैसे टाइम निकल रहा है इस तरह अगर 3 फरीक देखें, इमरान खान, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी एक तरफ, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी एक तरफ, इमरान खान एक तरफ और फ़ौज एक तरफ, तो फ़ौज स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दुनिया भर में जो कामयाबी हुई हैं, इमरान खान साहब उस हिसाब से वीक होते जा रहे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लेकिन जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर के साथ हों तो शायद कभी कभी उस पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं होती।
ठीक। 2047 में पाकिस्तान को कैसा देख रही हैं? बेवाशाह से कहाँ नजर आएगा यार। मसलन गवर्नमेंट ने प्लान भी बनाना है ना 2047 मैं का। तो मेवा शाह में ही होऊंगा ना, मुझे क्या अल्लाह ना करे, नहीं, अल्लाह आपको तो सेहत दे, जिंदगी दे। नहीं मकसद यार हम सीरियस आंसर, जी 2047 में पाकिस्तान वहाँ नहीं होगा जहाँ पे कायद आज़म 1947 में सोच रहे थे पाकिस्तान होना। और ये मेरे लिए और आपके लिए और हम सब मिनहासुल कौम पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि एक इतना अच्छा मुल्क जो कि जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद आज़म ने इसको शर्मिंदा ताबीर किया, उसको हम वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ हम ले जा सकते हैं। लेकिन अब भी हमारे पास 22 साल हैं, अब भी कुछ इंसान के बच्चे बन जाएं हम लोग और थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें, थोड़े से सिस्टम को चेंज करें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेशक। पाकिस्तानियों की सिर्फ आप पाकिस्तानियों को आज़ादी दें और पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक करें, आप देखें बच्चे कहाँ ले जाते हैं हमको इंशाल्लाह। मतलब अभी पता नहीं, एक फरमाइश कर रहा हूँ आपसे, अगर आप मुनासिब समझे तो ठीक है। आपका एक और हिडन टैलेंट है, आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। मैं अल्लाह की मेहरबानी से नातें पढ़ लेता हूँ, सलात व सलाम वगैरह पढ़ लेता हूँ, लेकिन अगर इस वक्त इजाज़त दे दें तो मैं उससे वो चलें, फिर मैं आपकी वीडियो लगा दूंगा, लोगों को सुनाऊंगा। चलें लोग ज़रूर सुना दीजिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।